अस्सलामुअलैकुम। ईद का दूसरा दिन है जनाब, तो ये दूसरा दिन आपको मुबारक। हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें मैंने और महक ने कर ही ली हैं, बाकी बातें हम आपके साथ में कर लेंगे और क्यों ना करें, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि ये ईद का दूसरा दिन है और आप जैसे कि जानते हैं कि ईद एहतियात के साथ मनानी है। तो ईद और कोरोना और SOP साथ साथ, और अगर आप ये कहें कि मीठी ईद के रंग ज़रा से फीके हुए इसी सब की वजह से, तो गलत नहीं होगा। दूसरा दिन भी इसीलिए सादगी के साथ मनाया जा रहा है। अच्छा, पार्क्स हैं, चिड़ियाघर हैं, दीगर पब्लिक मकामात हैं, अवामी मकामात हैं, ये सब बंद हैं। तो बच्चों ने जो तन मन धन की बाजी लगाकर कल ईदी इकट्ठा की थी ना, अब इसे जमा करना तो आसान था, इसे खर्च करना बड़ा मुश्किल बन गया है। और अगर इन छोटे पोते पाले पाले बच्चों की बात कर लें तो इन्हें घर में बैठना पड़ेगा और आराम करना पड़ेगा, या घर में ही छोटे छोटे खेल खेलने होंगे। अब ये नोट गिनने वाला मरहला जो है ना, वो जारी रहेगा। खर्च करने की बात नहीं होने वाली। हाँ, ये ज़रूर होगा कि गेट टुगेदर्स होंगे, चटपटे खाने बनेंगे, कुछ इसी की तैयारी रहेगी, ये तो ज़रूर होगा। ये सारे के सारे मामलात हैं, लेकिन कुछ बहसें भी हैं, तो हम ज़रा उसकी बात भी कर लेते हैं। थोड़ा क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। वापस आ जाए, मेरे ऊपर आ जाए अगर पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया। You guys are back। तो भाई, एक ड्रामा ऐसा जिसे हम सब बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, तो एक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी, इसके जो मरकज़ी किरदार निभाने वाले अदाकार हैं ना, उन्होंने पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, उनके काम को सराहा गया है और उनको खैर मुबारक भी बड़े प्यार से उसी तरह से कहा जा रहा है। गाजी के मरकजी किरदार अदा करने वाले अर्तुगरुल का ये पैगाम, मुझे इनका जो सही नाम है वो तो नहीं आता, लेकिन इनका अर्तुगरुल नाम ही बहुत प्यारा है। खैर, ये जिस तरह से ईद की मुबारकबाद दे रहे थे पाकिस्तानियों को, और जिस तरह से पाकिस्तानियों के हर गम में, हर खुशी में शरीक हो रहे हैं, यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वाकई बेमिसाल है। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान में मौजूद सियासतदान किस तरह से अपनी ईद गुजारें। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करें तो गलत नहीं होगा। वो अपनी ईद की छुट्टियां नथिया गली में गुजारे, ठंडा मकाम है और वज़ीर आज़म ज़्यादातर यहीं पर ही पाए जाते हैं। वर्जिश का हमेशा ख्याल रखते हैं और फिजिकल फिटनेस पर उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। और किरण, जो हम मनासिर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, इस फुटेज में देखा भी जा सकता है कि किस तरह से वज़ीर आज़म ईद वाले दिन भी वॉक करें। मतलब ईद वाले दिन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? वज़ीर आज़म भी कर सकते हैं। खिलियात में वज़ीर आज़म 2 से 3 रोज़ क़याम भी करेंगे, ऐसी भी इत्तलात हैं। और इस क़याम के दौरान यकीनन वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है उनको देखने के बाद में। अच्छा देखिए, ये सब कुछ है और इसके साथ में ये भी है कि हम कोरोना का तज़किरा मैंने पहले किया था ना, लेकिन हम एक सानहे से भी गुजरे हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, तो उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौमी क्रिकेटर्स ने कोरोना मुतासरीन और तैयारा हादसे के शहदा के लिए दुआ की अपील भी की, ऐसा उन्होंने कहा। ईद उल फितर पर क्रिकेटर्स के मुबारकबाद के पैगामात। टेस्ट कप्तान अजहर अली ने लिखा, इस ईद पर फैमिली दावतों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है, हम इंतजार कर, जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। बाबर आजम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेक अमाल कबूल करे और हमें अमन और खुशी और खुशहाली अता करे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने अपने भाइयों के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा, ईद वो है जो अपने भाइयों के साथ गुजरे। नसीम शाह ने वालदा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की, लिखा, अम्मी के बगैर पहली ईद है। कौन? हाँ, हम दोनों बातें कर रहे थे, आप लोग जल्दी से आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा, प्यारे प्यारे लोगों का तस्करा है, तो प्यारी सी शख्सियत से भी बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं अब सरवत गिलानी से। हम सब उन्हें जानते हैं, जानी मानी आर्टिस्ट हैं आप, और इसके अलावा घर पे रहे तो क्या करें, बच्चों की फरमाइशें कैसे पूरी करें। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो हमने कहा कि ईद का मौका ऐसा है, इनको तो इनवाइट करना चाहिए। वेलकम करते हैं आपको, ईद मुबारक। ये बताइएगा, इस ईद आपके बच्चों ने क्या फरमाइश की आपसे? ईद मुबारक हो। इस दफ़ा पाकिस्तान में जो ईद है वो थोड़ी सी भारी इसलिए है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें हमारे काफ़ी जानने वालों की डेथ हुई है। सो इट्स बिन अ वेरी सैड टाइम फॉर पाकिस्तान। बट ऑब्वियसली बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते, तो बच्चों ने मुझसे फरमाइश की है कि उनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग जो वो चीज़ें वो चूज़ करेंगे वो हम उनको एज़ ईदी देंगे। सो बिकॉज़ शॉप्स पे भी आई थिंक इस वक्त बच्चों का जाना सेफ़ नहीं है,
और से उन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आते, तो ऑनलाइन शॉपिंग हम करेंगे बच्चों की ईदी के लिए। फ़ाहद ने मुझे कैश दिया है ताकि मैं भी अपने लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट एट द मोमेंट। और यूँ तो हर दफ़ा हम जाते हैं चांद रात पे या उससे पहले ईद की शॉपिंग करने, लेकिन इस बार ज़रा डिफरेंट रही है ईद। सही, ठीक। अच्छा सरवत, ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ईदी आपको किससे मिलती है और आप खुद किसे सबसे ज़्यादा ईदी देती हैं, और फ़ाहद ने आपको क्या ईदी दी है? ईदी सबसे ज़्यादा अम्मी या अब्बू ही देते हैं, तो अम्मी ने दी और मेरे सास ससुर ने दी, और फ़ाहद ने भी इस दफ़ा मुझे काफ़ी सारी ईदी दी है ताकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूं। सो इट्स बिन गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैंने सबसे ज़्यादा ईदी इस दफ़ा अपने हाउस होल्ड स्टाफ को दी है, बिकॉज़ ये टाइम बहुत मुश्किल है उन सब के लिए। पैसों के अलावा मैंने कपड़े भी लेके दिए हैं, और उन्हीं दुकानों से हमने कपड़े ख़रीदे उनके लिए जिन दुकानों से हम ख़रीदते हैं अपने लिए कपड़े। सो दैट हैज़ बिन वेरी वेरी यू नो हार्ट वार्मिंग, और आई थिंक कि हमें उनका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी। बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्याल है आपका, बहुत अच्छी बात है, इसको तो वाकई फ़ॉलो करना चाहिए। अच्छा देखिए, जब हम घर पर होते हैं तो कोई ना कोई डिश होती है ना जो हमने खूब ऐसे जिसको प्रैक्टिस किया हुआ होता है और ईद पर उस डिश की बारी इसलिए आती है क्योंकि हमने उसे प्रैक्टिस कर लिया, हमने उसको जो है ना वो कमाल तक पहुंचा दिया है। तो ये फरमाइएगा, बड़े एहतमाम से आपने कुकिंग की हो, कोई डिश तैयार की हो और उसको जो है ना फिर आपको इनाम भी मिल गया, उसकी तारीफ़ भी हो गई हो, ऐसा क्या है, कौन सी डिश है आपके हाथ की बनी जो सबको भी भाती है और आप भी उस पर कॉन्फिडेंट होती हैं? वेल, ईद पे शीर खुरमा जो है वो अम्मी बनाती हैं और वो बहुत एक अमेजिंग डिश होती है। लेकिन जो सारी सेवरी की चीज़ें होती हैं जो चाय के साथ खाते हैं वो मैं बनाती हूँ और वो सबको बहुत पसंद आती है। उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर मेरे स्प्रिंग रोल्स हैं और मेरे चीज़ के समोसे हैं, वो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मैं हर वक्त वो बनाती हूँ ताकि शाम को अगर कोई आए तो हम वो खा सकें। सही, ठीक। अच्छा सरवत, हमेशा होता है कि ईद अपनों के साथ गुजारने में मज़ा आता है, लेकिन अप डाउन है और आना जाना भी थोड़ा कम है। हम भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने घरों में रह के ईद गुजारें, तो इस ईद पर आप सबसे ज़्यादा किसे मिस कर रही हैं? इस ईद पे सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों को और दोस्तों को मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं है, और बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को मिस किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं अपने अब्बू को बहुत मिस करती हूँ जिनका इंतकाल काफ़ी साल हो गए हैं, अब तो 7-8 साल हो गए हैं हुए हुए। बट हर ईद पे मुझे वो बहुत याद आते हैं, बिकॉज़ वो बहुत अच्छे से हमें ग्रीट करते थे सुबह, और बहुत एक फेस्टिव माहौल होता था। तो आई रियली मिस हिम। आप काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं आम हालात में भी, बहुत अच्छी बात है जो कि। तो ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए, पिछली ईदों की तरह इस बार भी दावतों का एहतमाम होगा या फिर कोरोना की वजह से आपने फ़िलहाल ना ब्रेक लगाई हुई है, दावतों को रोक दिया है? ये हमारे ना देखने वालों को आप बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आने वाली बात बनेगी। वेल, आई फील कि क्योंकि सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं और ये ईद ओवरऑल बहुत मुख्तलिफ है, तो आई थिंक लोगों को इस बार भी थोड़ा सा प्रिकॉशन करना चाहिए। और हमारे घर में तो कोई भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम सब मिलकर ख़ुद ही ईद को एंजॉय कर रहे हैं इमीडिएट फैमिली के साथ। और एज सच हमने कोई लंचेस, डिनर्स और गैदरिंग्स का कोई प्लान नहीं बनाया है, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू नो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, ईद ज़रूर है, लेकिन वायरस हर जगह है। और हमारे कुछ कॉलीग्स को भी अभी न्यूज़ आई है कुछ 1-2 दिन पहले कि उनको भी हो गया है। सो इट्स जस्ट नॉट सेफ़, यू नो। तो हम इस दफ़ा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हम वापस से सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सरवत, हमारी भी यही दुआ है कि जल्द अज जल्द वो ठीक हो जाएं। अच्छा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि कोरोना है और कोरोना के बायस ये ईद यकीनन पिछली ईदों से कुछ मुख्तलिफ है, तो आपकी ये ईद किस हद तक मुतासिर हुई है और कैसे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसी ईद नहीं है जैसे हम मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि
अपने हाउस स्टाफ के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करके ईद का एक फ्लेवर आ जाएगा, तो वो किया। और मैं फूल बहुत शौक़ से लेती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि फूलों से एक फेस्टिविटी आ जाती है। तो मैंने पूरे घर में फूल सजाए हुए हैं बिकॉज़ आई वांटेड कि थोड़ी सी लाइवली फीलिंग आए इस ईद की भी। तो हम जोड़े पहन के और अभी बस थोड़ी देर में ही तैयार होके तस्वीरें खींचेंगे फैमिली के साथ, फिर लंच करेंगे। बट फ्लावर्स और कैंडल्स स्पेशली मेरी इस ईद की स्पेशलिटी रही है। आहा हा, फूलों की बात आपने कर दी, इसके बाद तो बस म्यूज़िक रह जाती है, क्योंकि कोई मौका हो, फूल हो, सुर तो होने ही चाहिए। चलिए, कोई गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो, आपको लगता हो कि ये आपका फेवरेट है, आपको पसंद है, वो हमें भी पसंद आएगा, तो हमारे नाज़रीन को सुना सकेंगे आप? गाना मैं बिल्कुल भी नहीं गा सकती, तो आई थिंक कि ये रहने ही देते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी सब लोगों को। काफ़ी वीडियोस और पिक्चर्स देखी हमने कि ईद की शॉपिंग के लिए सब बहुत ज़्यादा अपने तरीके से निकले हुए थे, लेकिन किसी ने हार्डली मैंने देखा कि किसी ने भी मास्क पहने हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इन्जॉय करें और जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। बट ये प्रिकॉशंस और SOP जो हैं कोरोना वायरस के, इनको ज़रूर कंटिन्यू करें बिकॉज़ हर किसी के घर में छोटे बच्चे, ज़ईफ़ लोग हैं जो इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस ईद को भी ज़रा सी प्रोटेक्टिव ईद और ज़रा सी संभल के ईद गुजारें, तो ये सब के लिए अच्छा होगा। ठीक, सरवत गिलानी हमारे साथ मौजूद थी। सरवत, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए, और जो आपने मैसेज दिया है, अवाम अमल तो कर रहे हैं लेकिन भरपूर तरीके से अब वो शायद आपकी आवाज़ सुन के अमल करना शुरू कर दें। सियासतदान हो, अदाकार हो, क्रिकेटर्स हो, किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, ईद किस तरह से मना रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शर्मिला साहिबा, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बताएगा कि आप ईद कैसे मना रही हैं? ईद एक खुशी का मौका होता है, लेकिन इस बार इस ईद में थोड़ा सा उदासी का भी अंसर इसलिए है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की जानें चली गई हैं, और वो तमाम लोग जो इस वक्त इस वबा में मुब्तला हैं और घरों में और हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, उनकी वजह से दिल थोड़ा सा उदास है। और बिलखुसूस जो 3 रोज़ कबल किया ये प्लेन क्रैश का बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ, उस हवाले से दिल इतना उदास है कि मैं जब ये सोचती हूँ कि वो तमाम लोग किस खुशी के उस जज्बे के साथ उस जहाज़ में बैठे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि वो जल्द से जल्द घर पहुँचे और ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं, लेकिन वो घर ना पहुँच सके और अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लिया। तो उस हवाले से भी दिल उदास है। वैसे ईद मनाने का दिल नहीं चाह रहा जैसे हम रवायती तौर पे मनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। बाकी दिल उन तमाम फैमिलीज़ के लिए बहुत दुखी है जो अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ दफ़ा ईद नहीं मना पा रहे और उनके प्यारे उनसे दूर चले। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस ईद पर हमें वाकई इन लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये पूरा वाक़या बहुत सालों तक हम सबको याद रहेगा और हम यकीनन उनको दुआ भी करते हैं उनके लिए, उनके घर वालों को सब्र आए। हम खुद इतने बेकरार हैं सबके बाद में। बहरहाल ईद का मौका है, ज़ाहिर है वो जो एक बात होती है ना रस्म दुनिया, तो कुछ तरीक़े हैं, वो राइज है, वो कुछ चलता आ रहा है। ईद हो और ईदी ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो ये फरमाइएगा कितनी ईदी इकट्ठा हुई, कितनी ईदी आपने दूसरों को दी, वो बताइए। जी, मुझे हर साल बिल्कुल ईदी मिलती है और इस साल भी ईदी मिली है। और वो ईदी कुछ तो लाहौर से आई है, मेरे ससुराल से, कपड़े बनाने के लिए, और कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। लेकिन मैं इस बार एक बात आपको बताना चाहती हूँ और आपके नाज़रीन को भी, और इसलिए नहीं बता रही कि शायद मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इस ईद पे अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा मौका दिया है कि हम कुछ ना कुछ अपने तय इंसानियत की खिदमत कर सकें।
मुझे जो ईदी मिली थी कपड़े बनाने के लिए, मैंने उससे नए कपड़े नहीं बनाए। ये जो मैंने लिबास पहना हुआ है ये तकरीबन कोई 1.5 साल पुराना है, और ये जो चादर है ये 2000 रुपये की मैंने कराची की किसी मार्केट से ली थी, और उसके साथ मैंने ये सूट मैच कर लिया था। तो ये टोटल इस सूट की जो कॉस्ट है वो 4,500-5 हज़ार रुपये की। और मैंने ये गुंदे जो हैं झुमके, ये मैंने मेरे काफ़ी पुराने थे, मैंने किसी एग्जीबिशन से लिए थे 2,500-3 हज़ार रुपये की, वो मैंने पहने थे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो मुझे इस बार ईदी मिली कपड़े बनाने के लिए, वो मैंने अपनी एक ऐसी जानने वाले को दी है जो एक सिंगल मदर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और वो एक सैलून में काम करती हैं। लेकिन चूँकि सैलून्स पिछले 2-2.5 महीने से बंद हैं, तो सैलून वालों ने उनको तनख्वाह नहीं दी 2.5 महीने की, और ना ही उम्मीद है आइंदा 1 माह मिलने की। और वो तकलीफ़ में थी, उन्होंने मुझसे नहीं मांगा, लेकिन चूँकि मैं उनको जानती थी और वो अक्सर मेरे बाल बनाया करती थी, तो मैंने उनको खुद फ़ोन करके पूछा कि आपके कैसे हालात हैं और आपको तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली। और जब उन्होंने बताया कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली, और मुझे पता है कि वो सिंगल मदर हैं, वो किस तरह घर चलाती होंगी, किस तरह बच्चों की स्कूल की फ़ीस देती होंगी, क्योंकि वो काम ही इसलिए करती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देती हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उनको ईद पे अपने जो कपड़ों के पैसे वो भिजवा दूँगी उनके बच्चों के लिए ईदी कहकर, ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा कर सकें और अपने घर का कुछ राशन पानी चला सकें। मैं ये हरगिज़ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ पता कर ली। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मेरी इस बात से या मेरे इस जेस्चर से अगर चंद लोग भी मुतासर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत अच्छी सोच। और इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जो मुखैर असरात हैं, सफ़ेद पोश है, जो मांग नहीं रहे, लेकिन वो इस लॉकडाउन और इस वायरस में जो प्रेशर्स आए उसकी वजह से शदीद मुतासर हुए हैं। अपने कपड़ों पे हज़ारों रुपए ख़र्च करने के बजाय दफ़ा आप उन लोगों की मदद करें, ताकि इसी तरीके से अगर ये चेन चलती रही और हम एक दूसरे की मदद करते रहे, तो यकीन माने एक तो हम इंसानियत की बहुत खिदमत कर पाएंगे, और दूसरा ये है कि हम लोगों की तकलीफ़ का बहुत हद तक अजाला कर पाएंगे जो आम तौर पे नहीं होगा। सो मेरी एक गुजारिश होगी, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप पूरे पैसे नहीं देना चाहते, आप थोड़े पैसे दे दें, यकीन करें मुझे ये करके जितनी खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस हुई है शायद ही कभी हुई। ठीक। अच्छा शर्मिला, लास्ट में बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया भी कि आप ईद किस तरह से गुजारी हैं, तो जिसकी जितनी इस्तेदाद है उसके मुताबिक वो ईद गुजार रहा है। अच्छा, कुछ अरसे कबल सोशल मीडिया पर आपकी कुकिंग स्किल्स के बहुत चर्चे थे, तो आपके किचन का रुख कर लेते हैं। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? घर वालों की तरफ से किस डिश की ज़्यादा फरमाइश होती है? जी, क्वारंटाइन में रह के जो मुझे खाना पकाने का एक शौक़ है वो मेरा ख़्याल है ज़्यादा उजागर हुआ, और मैंने खाना पकाना शुरू किया, और मैंने अपनी वीडियोस भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली। खाने में तकरीबन सभी अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मैं ब्रेन मसाला बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं फ्रेंच कुजीन बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं चाइनीज़ भी अच्छी बना लेती हूँ, खाना मैं अच्छे बनाती हूँ। और घर में मेरा ख्याल है तकरीबन जो भी मैं बनाती हूँ वो सबको पसंद आता है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि खाना पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप यकीन करें मैंने कभी खाना पकाना सीखा नहीं है, और ना मुझे शादी से पहले खाना बनाना आता था, लेकिन क्योंकि खाना खाने का शौक़ है तो खाना मैं खुशी से बनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, और मुझे कभी भी खाना बनाना मुश्किल नहीं लगा। मैं थरली इंजॉय करती हूँ खाना बनाना, बल्कि जब कभी कोई स्ट्रेस हो या कोई टेंशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं खाना बना लेती हूँ, उससे मेरा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत भली सी बातें हो गई। ये बताइएगा, शर्मीरा फारूकी अपनी ईद किसके नाम करेगी? देखिए, ये ईद ख़ास तौर पे हमें उन तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, उनको डेडिकेट करनी चाहिए जो आज भी ईद के मौके पे अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और बहुत ही सख्त हालात में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। उनको भी ये खौफ होगा कि उनको कोरोना लग सकता है, और बहुत से हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं।
और उनके घर वाले मुतासर हो रहे हैं, उनके घर वाले उनसे उस तरीके से नहीं मिल सकते जिस तरह हम मिल पा रहे हैं, तो हमें उनको ये ईद डेडिकेट करनी चाहिए। वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, पुलिस ऑफिशल्स, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, वो जो आज भी सड़कों पे खड़े होकर इस लॉकडाउन को कामयाब बना रहे थे, जो पूरे रमज़ान धूप में गर्मी के अंदर भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहे ताकि आप और हम महफूज रहें, ये वाकई ईद उनके लिए है। ये वाकई ईद उनको डेडिकेट करने का एक मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया और मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। ज़बरदस्त। शर्मिला फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, वक्त दे रही थी। तो अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जुल्म के शिकार लोगों की, अपने लोगों की। गवर्नर सिंध ने जो बात की उस पर रिएक्शन भी आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ बोले और उस पर रिएक्शन ना आए? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध के बयानात पर दिल दुख रहा है। वो कह रहे हैं जी गवर्नर सिंध ने जो कहा है वो मौजूदा वक्त में सियासत करें, जिसका तर्जुमान सिंध हुकूमत को इंतहाई अफसोस भी है। सिंध में कोई लैब ना होने की बात बिल्कुल गलत है, मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना है। वो कहते हैं कि जिन लोगों की जाने गई हैं तमाम के सैंपल कराची यूनिवर्सिटी ने लिए हैं। हमने फॉरेंसिक के लिए विफाक से कोई टीम भी नहीं मांगी थी। हम साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जो हैं संजय साधवानी मौजूद हैं, उन्होंने संजय साधवानी से गुफ्तगू की है। आपको वो गुफ्तगू दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि लॉकडाउन में नरमी का प्रोसेस 14 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, जो कि पिछले दिनों अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 14 अप्रैल के बाद मैं समझता हूँ आप तवातुर के साथ देखेंगे नंबर्स में बड़ा शार्प इंक्रीज़ आया है और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ईद के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, क्या सिंध दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएगा, हमारा मुल्क पूरा दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएगा, या फिर हमें अब ज़िंदगी को शामिल कर लेना है, कोरोना में ही जीना है? देखिए, अल्लाह ना करे, मैं तो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि हम पर खुसूसी करम करे और हम इसके जो मुज़ी असरात हैं उससे बच सकें। लेकिन जो समझदार कौमें होती हैं वो आगे का सोचती हैं और वो बुरी सिचुएशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पर यह कहना कि मुस्तक़बिल में क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, वो थोड़ा क़ब्ल वक्त है। ये जो कारोबार के हवाले से कुछ फ़ैसले भी आए थे, ईद के बाद वो कारोबार के हफ्ता इतवार को हो सकेगा? जैसे चांद रात को ताजरों ने कारोबार खोल दिया और रात गए तक कारोबार किया था, तो क्या ये टाइम 5 बजे तक ही बरकरार रहेगा या फिर आपने खुद इजाज़त दी थी उन ताजरों को? तो ये एक बड़ी आपने अहम सवाल पूछा। और अगर आप तमाम लोगों को याद होगा, जब रमज़ान में ताजिर बिरादरी हमसे नेगोशिएट कर रही थी, वो बार बार हुकूमत को कह रहे थे कि रमज़ान में हम साल भर में एक बार कमाते हैं और वो रमज़ान का टाइम है, आप हमें काम करने की इजाज़त दें, बाकी साल भर तो कारोबार नहीं होता। तो मैं समझता हूँ अब रमज़ान का टाइम ख़त्म हो गया, ईद की छुट्टियों के बाद उनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि अगर कारोबार ख़ास नहीं है तो क्यों ना वो ख़ुद इन SOPs की अमल दरामद के लिए, इन दिनों की अमल दरामद के लिए ख़ुद गवर्नमेंट का साथ दें और अपने दिनों को ख़ुद कम कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फ़ैसला दिया था हफ्ता इतवार को दुकानों को खोलने की इजाज़त के हवाले से, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये हमने रमज़ान के पैराए में, ईद के पैराए में फ़ैसला दिया था और ईद के बाद बाकी फ़ैसला किया जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ ईद के फ़ौरन बाद फेडरल गवर्नमेंट से एक बार फिर मशावरत करेंगे। आपने कहा वफाक से साथ फ़ैसला करेंगे, तो वफाक के नुमाइंदे हैं गवर्नर सिंध, वो कह रहे हैं कि SBC से पूछना चाहिए जिन्होंने इस इलाके में 3-3, 4-4 मंजिलें इमारत बनने की इजाज़त दी और कचरा जो है वो वहाँ से नहीं उठाया। इस हद तक कि सिंध में ऐसी लैब भी कायम नहीं की गई कि वो आकर फॉरेंसिक कर सके। पंजाब से लैब आई है जो आकर जो है फॉरेंसिक करेगी। मैं क्या कहूँ, अफसोस होता है, सच्ची बात है। मैं दिल दुखता है कि लोग इन हालात में, इन वाक़यात में भी मनफी सियासत को प्रोपोगेट करते हैं। कौम क्या देखेगी, क्या सोचेगी कि इस टाइम पर गवर्नर साहब ये चीज़ें कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं तस्हीह करूँ, गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे नहीं होते। वफाक उनको अपॉइंट ज़रूर करता है, सदर साहब उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक बार जब वो हल्फ ले लें तो वो सूबा सिंध के गवर्नर हैं। अब जो उन्होंने 3 बातें की, तीनों को मैं आपको जवाब दूँ। उन्होंने कहा जी सिंध में कोई लैब नहीं है, गलत।
कराची यूनिवर्सिटी में लेबॉरेटरी है, वहाँ DNA होता है और जितने भी लोग जिनकी जाने गई हैं उन तमाम लोगों के टेस्ट जो हैं वो लेबॉरेटरी में कराची यूनिवर्सिटी के लेबॉरेटरी में लिए जा रहे हैं। सैंपल्स ले लिए गए और जो रिज़ल्ट आता जाएगा वो पब्लिक को हम इंटीमेट करते रहेंगे। ये कहना कि वफाक से टीम आ रही है, हमने टीम नहीं मंगवाई थी, उन्होंने खुद अगर बुलवाने की कोशिश की हो तो अलग बात है, बट कराची यूनिवर्सिटी की टीम परफेक्टली कॉम्पिटेंट है, तमाम इक्विपमेंट उनके पास है कि वो टेस्ट कर सकें। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह चुकी हैं, बट मैं गवर्नर साहब के स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूँगा कि इन हालात में इस तरह की वो बात कर रहे हैं। दूसरी उन्होंने बिल्डिंग के हवाले से बात की। गवर्नर साहब को पता होना चाहिए कि कोई बिल्डिंग भी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर बन नहीं सकती। सिविल एविएशन अथॉरिटी वफाक का इदारा है, तो ज़रा अपने इदारों से भी पूछें, वफाकी हुकूमत से पूछें, वो एविएशन मिनिस्टर आए थे उनसे पूछें कि सिविल एविएशन ने कैसे काम करने की इजाज़त दे दी। तो हर चीज़ का मलबा अगर ये सूबाई हुकूमत पर डाल देंगे, मेयर की ज़िम्मेदारी है ही नहीं कहीं पर। वफाक माशाल्लाह कुछ नहीं करे। इसी एरिया में बराबर में कंटोनमेंट का भी एरिया जिसको वफाक कंट्रोल करती है। मैं बड़ी दयानतदारी के साथ मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है। जितनी हमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी है वो एक बार हम कोरोना वायरस के क्राइसिस से निकल जाएं, एक बार हम ये जो क्रैश हुआ है इनके लवाहिकीन को हम सब्र दे दें, उसके बाद अगर हम इस तरह के जुमले एक दूसरे की तरफ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। गवर्नर साहब को मैं समझता हूँ सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। एक बहुत ही मोहतरम ओहदे पर वो फाइज़ हैं, अगर इस तरह की वो बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट चीज़ है और उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब से संजय साधवानी गुफ्तगू कर रहे थे। अब आपको मिलवाएंगे हवाला पेशावर के एक ऐसे घराने से जो एक ही शोबे से मुंसलिक है और ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं। बॉक्सिंग कोच, खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है ये फैमिली और ये मना रही है ईद कैसे, यही जानने के लिए चलेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर की जानिब। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर में मौजूद है एक ऐसे घराने के अंदर जिसका ताल्लुक जो है एक ही शोबे से, पूरे घराने का बाप हो, बच्चे हो, बेगम हो, तमाम जो है बॉक्सिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इस टाइम कमाल साहब के घर में मौजूद है जो कि ख़ुद जो है केपी बॉक्सिंग में रेफरी के तौर पे काम करते हैं, जबकि उनकी बेगम जो है इंटरनेशनल कोच है और उनके बच्चे भी जो है वो बॉक्सिंग सीख रहे हैं और बॉक्सिंग कर भी रहे हैं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जो जीत चुके हैं। इस टाइम हमारे साथ कमाल साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे ईद के मौके पर आप लोग घर में मौजूद है, ट्रेनिंग वगैरह चलती है, नहीं सिर्फ ईद ही मनाते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके आने का, बहुत मेहरबानी। हमारी तो अभी आप उसमें ईद में तो मतलब ज़ाहिर है थोड़ी सी छुट्टियाँ होती है, 3 दिन छुट्टियाँ होती है। बकाया जो है हमने रमज़ान में भी ट्रेनिंग की है, अपने घर में ट्रेनिंग करते हैं, ऊपर छत पे ट्रेनिंग करते हैं। ये कमाल साहब की बेगम भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे हम जानना चाहेंगे आप क्या करती हैं, कोचिंग वगैरह से छुट्टियाँ होती है तो क्या किचन की संभालती हैं, क्या होता है इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी इज़्ज़त दी और आप हमारे घर आए। इसके अलावा मैं घर में काम भी करती हूँ, किचन भी खुद संभालती हूँ क्योंकि इनको जो है तो बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद और बच्चों के डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो किचन के साथ साथ बॉक्सिंग भी संभालती हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक अच्छी कोच के साथ साथ एक अच्छी माँ भी हूँ और एक अच्छी वाइफ भी हूँ। क्या ईद के दिनों पे आपको कोई फरमाइशें आती हैं खानों की, पकवान पकाने की, स्पेशल बच्चों की तरफ से, खावन की तरफ से? जी, ईद से 3 दिन पहले फरमाइशें शुरू हो चुकी हैं और आज तो माशाल्लाह कल परसों तक ख़त्म हो जाएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि उसके बाद दोबारा डाइट कंटिन्यू करना पड़ेगा, वेट का ध्यान रखना पड़ता है, तो 3-4 दिन मज़े कर लेते हैं, उसके बाद वापस अपनी डाइट पे जाना पड़ेगा। जी, जैसा कि देखा आपने पूरा घराना जो है इसका ताल्लुक जो है बॉक्सिंग के शोबे से है और इनका यही 3 दिन जो है लजीज़दार पकवान जो है खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि ईद होती है और ईद मनाई जाती है। जब ईद ख़त्म होती है 3 दिन, उसके बाद जो है दोबारा से इनकी ट्रेनिंग और सख्त मेहनत जो शुरू हो जाती है ताकि पाकिस्तान का नाम जो है आगे जो है इसका रोशन किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ईद का दूसरा दिन है और कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी। अगर हम यहाँ की बात करते हैं ना तो फिर चेहरों पर से हंसी गायब हो जाती है, और ऐसा क्यों नहीं हो। एक हादसा ऐसा हो गया जो हमें बरसों याद रहेगा। हमने अपनी आँख से नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा वो शायद सारी ज़िंदगी ये सब ना भुला पाएँ। यही वजह है कि इस इलाके में सोग है, सोग की फ़ज़ा है। इलाका मकीनों ने गुज़िश्ता रोज़ शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की थी, उनको याद किया था। साद साबरी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उन्हीं की तरफ चलते हैं, मज़ीद तफसीलात भी उन्हीं से जान लेते हैं। साद साबरी, ये एक हादसा ऐसा है कि हम नहीं भुला सकते।
तैयारा हादसे के शोहदा को हम नहीं भुला सकते। जितना याद करें, जितना दुख हमें हो, वो सब कम लगने लगता है। और इलाका मकीनों के लिए तो ये सिचुएशन बहुत कर्बनाक है, फैमिली के लिए भी और जिन लोगों ने देखा खड़े होकर उनके लिए भी। जी बिल्कुल किरण, आपने बजा फरमाया। इस वक्त मैं मॉडल कॉलोनी काज़माबाद के इलाके में मौजूद हूँ और ये वही मुकाम है जहाँ पर आज से कुछ दिन कबल जो है एक कौमी सानहा पेश आया। एक अफसोसनाक हादसे में जो है तैयारा जो है गिरकर तबाह हो गया। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल जो है वो मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे। ईद का दूसरा रोज़ है, पर अगर हम सड़क की तरफ निगाह करते हैं तो सिर्फ सन्नाटा और वीरानी नज़र आती है। माहौल में एक अजीब सी वीरानी सी है, सोगवार है पूरा माहौल। मेरे पीछे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे, ये वो जगह है जिसके आगे वो तमाम घर मौजूद हैं जहाँ पर वो तैयारा गिरा था। आज भी उसका मलबा वहाँ पड़ा हुआ है। इस इलाके को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर जाने की इस वक्त इजाज़त नहीं है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। हसास इदारों से जब हमारी यहाँ कर बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस इलाके के वालों के लिए और यहाँ की बेहतरी के लिए ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब तक ये सारा मामला निपट नहीं जाता तब तक यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी जाए। हमारी यहाँ पर लोगों से भी कुछ बात हुई जो कि बहुत कम ही घर से निकल रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईद तो है, मुबारक दिन भी है, पर इसको मनाने का एक जो है वो दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जो हादसा पेश आया उसने दिलों को कुछ इस तरह से गमज़दा कर दिया है कि ईद की सारी खुशियाँ उसके आगे मान पड़ गई हैं। इलाके में एक अजीब इस वक्त सोगवार जो है पूरा इलाका हुआ है। न सिर्फ ये कि इलाका सोगवार है, बल्कि इसके जो असरात है ना लोगों के जहनो दिल पे मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक रहेंगे, ऐसे ही लगता है। साथ बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जानिए इस वक्त इस इलाके के लोग जिस कर्ब से, जिस कैफियत से, जिस इस्तराब से गुज़र रहे हैं, उसको थोड़ा सा महसूस करने की ज़रूरत है। आपने ये देखा होगा आज भी और कल भी, अभी तक भी हम जितनी प्रोमिनेंट शख्सियात से बात करते चले आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि या तो कोरोना मुतासरीन या वो लोग कि जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको याद रखे बग़ैर ये ईद मुकम्मल नहीं हो रही इसकी खुशी, या तो वो ये कह रहे हैं कि इस मामले ने डिस्टर्ब बहुत किया है। ऐसे में भी सादगी को अपना शियार बनाना कम से कम इस ईद पे ज़रूरी है, ज़रूरी था। ये सारी की सारी गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन चूँकि ईद है, ईद का मौका है, तो बड़ा अच्छा लगता है अगर हम बहुत लोगों से मिले ना तो उनकी बातें सुन लें, उनसे मुलाकात का इसलिए हमने एहतमाम भी कर दिया। अब तक हमने जितने लोगों से गुफ्तगू की है ना उसी रब्त को ज़रा कायम करने की कोशिश करते हैं, उसी तसलसल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमको ज्वाइन कर चुके, तो खुशामदीद आपको कहते हैं। थोड़ा ईद की बात कर लेते हैं, थोड़ा मौजू बदल जाएगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ईद ही बताइएगा कितनी आप दे चुके, और नाश्ता भी ज़रूर बताइएगा क्या बना है। अस्सलाम, और आप दोस्तों को भी ईद मुबारक और आपके तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। लेकिन बिलाशुबा ये ईद सब्र और ईद इस्तकामत है, और ज़ाहिर है कि बहुत ईसार और क़ुरबानी वाली ईद है। हम जिस आजमाइश से गुज़रे हैं, जिन मुश्किलों से गुज़रे हैं, और उससे जो हमारा तबका जो गुर्बत और ख़ते अफलास से नीचे गया है, हमें और ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जह होना है और उन्हें भी अपनी ईद में जितना मुमकिन हो, जिस हद तक मुमकिन हो, शामिल करना है। बिल्कुल फारूक साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जितना हो सके उन्हें शामिल किया जाए। ईद होती है अब हमेशा खुशियों की, लेकिन इस दफ़ा जैसे आपने भी जिक्र किया कि ईद थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, लेकिन जो रवायात हैं उनको तो हम निभाते चले आ रहे हैं। ईदी की अगर बात कर ली जाए तो इस ईदी के मामले में फारूक सत्तार साहब कैसे हैं? ईदी लेने में भी मैं काफ़ी सियासी हूँ और ईदी देने के मामले में भी मैं काफ़ी सियासी हूँ। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं ईदी उसी तरह देता हूँ जिस तरह कराची को इस्लामाबाद से मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने पैकेज दिया है कि ऐलान कुछ होता है और मिलता कुछ है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं भी इसी तरह ईदी देता हूँ, और जब लेने की बात आती है तो फिर उसमें थोड़ा सा मेरा इसरार और मेरी शिद्दत शामिल होती है, थोड़ा मेरा एजिटेशन शामिल होता है। तो ईदी में ले लेता हूँ आसानी के साथ। बड़ा सियासी सा जवाब दे दिया आपने। चलिए जनाब,
ईदी और ईद से मुताल्लिक़ और भी सवाल हैं हमारे पास, हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये तो बता दीजिए ना, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके लिए क्या फरमाइश की? देखिए, शीर खुरमे से बेहतर तो कोई और सौगात होती नहीं है ईद वाले दिन। निमट जाती है। नाश्ते में भी वो सौगात चलती है, मेहमानों के आने का सिलसिला होता है, तो फिर उनको भी थोड़ी सी मिठाई के साथ या कुछ अगर नमकीन रखा हो तो उसके साथ वो उन्हें ऑफ़र किया जाता है। लेकिन मीठी ईद शीर खुरमे के बग़ैर जो है वो नामुकम्मल होती है। दोपहर को दाल चावल मिल जाए तो मेरी मरगूब ग़िज़ा है। रात को कोई सब्ज़ी हल्की फुल्की खा ली या लाइट सा कोई सैंडविच ले लिया वेजिटेबल का, तो ये काफ़ी। लेकिन हमारी ईद में तो हम सुबह जाते हैं अपने शोहदा के घरों पर, ताकि उन्हें ये बताएं कि हम उन्हें अपनी खुशियों में भी याद रखते हैं, उनके अहले खाना को। और जो हमारे असीर हैं या जो लापता हमारे साथी हैं, हम उनको भी याद रखते हैं, उनके अहले खाना को याद रखते हैं। और इसके अलावा फिर इस बार चूँकि ये कोविड-19 का मसला था, तो हॉस्पिटल जाना और वहाँ भी अंदर तो खैर जाके मरीज़ों को देखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उनको भी फल और इस तरह के छोटे मोटे को तहाइफ दिए जाएं, तो उनको भी ये बताया जाए कि भाई हमें याद है, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। ठीक, फारूक साहब, आप जैसे एक कोरोना का जिक्र भी कर रहे हैं, तो फिर कोरोना के बायस आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा? क्या अजीज़ों क़ारिब से मिलने जाएंगे या फिर घर पे ही रहेंगे? वीडियो कॉल का सहारा लेंगे? मैं शोहदा के यहाँ जाता हूँ ईद वाले दिन, उनकी फैमिलीज से मिलता हूँ, असीरों लापता साथियों की फैमिलीज से, और उसके बाद हॉस्पिटल। लेकिन रात को जाहिर है कि ससुराल में एक हाज़िरी कंपलसरी होती है, एक साल की एक हाज़िरी वो लाजमी है, और उससे ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ात अच्छे रहते हैं और जो बच्चों की माँ है उसके साथ भी ताल्लुक़ात अच्छे रहते हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पर जाऊँ मैं। डॉक्टर साहब, आपने तो पिछली ईदों पर आप क्या किया करते थे वो बताया ना, इस ईद के ऊपर क्या प्लान है? बतौर रहनुमा MQM आप शोहदा कब्रिस्तान जाएंगे? शोहदा कब्रिस्तान का प्लान इस बार इसलिए शायद नहीं बनाया था कि जो हम शहीदों के घर जा रहे हैं वो साउथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सेंट्रल गया तो मैं ज़रूर जाऊँगा शोहदा कब्रिस्तान भी, वरना कल चला जाऊँगा। अच्छा चलिए, मैंने चूँकि कह दिया था ना कि मैं ईदी की बात ज़रूर करूँगी आपसे, तो ये स्मार्टनेस के राज और गैर सियासी और सियासी ईदी ये सब छोड़े, ये फरमाइएगा, आखिरी बार किस उम्र में ईदी मिली थी आपको? कोई बड़ा मिल जाए तो ईदी तो अभी भी ले लेते हैं। और देखिए, ईमानदारी की बात है कि काफ़ी सालों से उस तरह तो ईदी जमाने की जिस तरह बचपन में करते थे। हाँ, MQM के बानी हर साल हमें एक छोटा सा लेक्चर भी देते थे ईद वाले दिन कि भाई क्या करना है और किस तरह ईद गुजारनी चाहिए और उसमें सबको अपनी खुशी में शामिल करना है। तो 90 पर ईद मिलती थी, जो आखिरी ईद मिली मेरे ख्याल में 2015 तक मिली, फिर 2016 में नहीं मिली। ठीक, और फारूक साहब, भाभी ने इस ईद पर क्या फरमाइश की आपसे? उन्होंने क्या ईद की ली है? भाभी को कुछ मैं पैसे दे देता हूँ 10,000, और उसी में वो कुछ जो अपने लिए बनाना चाहे बना ले। बेटियां मेरी अमेरिका में हैं, उनके लिए कुछ एक आध चीज़ छोटी मोटी ले ली और वो उनको भिजवा दी। तो इसी तरह होता है। वरना तो जब हमारा सबका मिलना होता है तो हमारी असल ईद तो वो जब होती है जब हम बच्चों के साथ मिलते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं, चाहे हम अमेरिका गए हुए हों चाहे वो यहाँ पर आए। लेकिन इस वक्त तो पूरी दुनिया के जो हालात हैं। डॉक्टर साहब कारकुनान के बारे में बताइए ना, उनको कितनी ईदी देते हैं? कारकुनान को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और जहाँ ज़रूरत मैं समझता हूँ कि किसी कारकुन को ईदी देनी चाहिए वहाँ देता हूँ, उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी शाबाशी के लिए। खैर, उनकी मेहनत का तो कोई सिला नहीं है, क्योंकि हमारे माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं कि हम अपने करीबी कारकुनों का जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, जो मुस्तकिल हमारे साथ होते हैं, जो इलाक़ों में भी लोगों की खिदमत करते हैं, तो उस तरह का माहौल आजकल थोड़ा कम है। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, और वो भी हर चीज़ एक हद में होनी चाहिए, कोई चीज़ भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फारूक साहब, हमारी भी दुआ है कि जल्द अच्छा वक्त आएगा। लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान पे एक छोटा सा बुरा वक्त था जब तैयारा क्रैश हुआ
और बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो शहीद भी हुए। तैयारा हादसे का शिकार होने वाले अफराद की फैमिलीज को आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म से? कुछ फैमिलीज से तो मैं मिला हूँ, कुछ से मिल रहा हूँ और उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि वो बेचारे यहाँ ईद मनाने आ रहे थे और ये नाकाबिल फ़हम सानिया है, बहुत तकलीफ़ दे, बहुत दर्दनाक है। और अगर ये अल्लाह की आजमाइश है तो और भी बहुत सारी आजमाइशों से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी हो और उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आनी चाहिए। पहले के हादसों की तरह वो रिपोर्टें गायब ना हो जाएं। और अगर इसमें कोई इंसानी कोताही का दखल है तो फिर ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए, उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि जिनकी गलती से ये बेगुनाह लोगों की जाने जाती। तो मैं और मेरे साथी उन तमाम मुतासरा ख़ानदान के साथ हम खड़े हैं और इस वाक़े को हम नहीं भूलेंगे कि आज हम उन्हें याद करें, इस वाक़े को और उन शोहदा को और उनके अहले खाना को, और फिर बस उसके बाद रात गई बात गई, ये नहीं होना चाहिए। हमें मुसलसल ये मुतालबा करना है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, गैर जानिबदार, शफ़ाफ़, और उसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजर आम पर आनी चाहिए और इसमें जो भी वाक़े का ज़िम्मेदार हो उसका मुहासबा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रुख सतारा, और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला ना रात गई बात गई वाला नहीं होना चाहिए। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उस पर मुहासबा होना चाहिए, किसी के ऊपर जिम्मेदारी ना डालें, हक़ाइक़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। अच्छा, कुछ और भी मामलात हैं कि जो हमें नया दिन के नाज़रीन के सामने रखने हैं? ब्रेक ले लेते हैं, बाकी सारी बातें उसके बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जैसा कि बात करें कि समाजी फासला रखें, समाजी खिदमत का भी जिक्र हो तो कोई बुरी बात नहीं है। समाजी खिदमत में सबसे आगे होते हैं तैयारा हादसे के बाद इमदादी काम हो या मुस्तहकीन की मदद, समाजी इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। कोरोना और ईद से 2 रोज पहले ही होने वाले अंधुनाक वाक़े ने जिंदगियों को कितना बदल दिया है, इससे पहले ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल अहम सवाल है। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगी इस सब के ऊपर, लेकिन मैं एक जुमला कहने की इजाज़त चाहूँगी। न सिर्फ ये कि ये जो समाजी कारकुन है ना, जिनके हम विजुअल्स भी चला रहे हैं, ये कराची हैं, ये कराची के अपने हैं, ये बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्हें इंसानियत याद रहती है। बाकी सब मामलात के अलावा यही हम देख रहे हैं उस हादसे के बाद से अब तक। इससे पहले भी हमने ऐसा ही देखा। मतलब हमारे ये रियल, अगर हम कहें कि रियल हीरो हैं तो गलत नहीं होगा। मतलब ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस वक्त शायद लोग भाग रहे होते हैं, अपनी अपनी जानें बचा रहे होते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, लेकिन जफर अब्बास साहब हमें फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। फैसल ईदी हमें फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, समाजी कारकुन है, उनसे बात करते हैं। जफर साहब क्यों ना सबसे पहले तैयारा हादसे की बात करें। आप इमदादी कामों में मसरूफ रहे, क्या दर्दनाक मनाजिर आपको देखने को मिले? देखें, दर्दनाक मनाजिर तो बहुत ही खतरनाक थे कि सामने लाशें पड़ी हुई हैं, कोई एक लोहे का पीस है 4-4 बॉडियों के अंदर एक साथ घुसा हुआ है। जहाज़ की सीटें जो होती हैं उनके जो लोहे होते हैं वो लोगों की बॉडियों में घुसे हुए हैं। जहाज़ का पर तकरीबन कोई 40 बॉडियों के ऊपर पड़ा हुआ है। आपके सामने तो बॉडीज़ हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो बॉडीज़ आग तरीके से जल चुकी थी उनको इस तरीके से निकालना था कि जो उनका बॉडी पार्ट अंदर फंसा हुआ है वो कहीं माना रह जाए, क्योंकि पानी आग बुझाने के लिए इतना डाला जा रहा था तो तकरीबन कोई आधा फीट से ज़्यादा पानी था वहाँ पर, और पानी गर्म बहुत ज़्यादा था। तो उसके अंदर अगर किसी का बॉडी पार्ट अंदर रह जाता उसको ढूंढ के वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि ये बॉडियाँ तो शिनाख्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। शायद 6-8 बॉडियाँ जो शुरू में निकली थी वो शिनाख्त के काबिल थी, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल था। और अभी जो आज की सूरत हाल है वो भी बहुत ही दर्दनाक है। लोगों के घरों में इंतज़ार हो रहा है कब उनके प्यारों की मैयतें शिनाख्त होंगी। अभी कल मैं मलीर में भी था तो बकरा पीढ़ी के पास जो लड़की आ रही थी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने माँ बाप के पास, अलवीना, अब उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। अब जब उनकी फैमिली को रात में ले जाके आया, फिर उनकी फैमिली को वापस घर छोड़ा। अब कल हमने जब वीडियो डाली कि भाई इनका DNA ऐसा भी क्या कि आपके जहाज में कोई गिर गया, उसकी जल गया और आपका इदारा उनसे रब्ता ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर PIA वालों ने उनसे रब्ता किया और उनसे बोला नहीं आपकी बहन बेटी की बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई है। अब वो फिर दौड़ते फिर रहे रात भर, बोले कहाँ आइडेंटिफाई हो गई, हम वारिस हैं, हमें नहीं मिल रही, आपने कैसे पहचान लिया? कह रहे नहीं पेपर में लिखा हुआ है। अब बात ये कि कोई खुसूसी टीम बनाई जाए तो इन लोगों से रब्ता करे। अब तो 48 घंटे हो गए, 50 घंटे, अब भी इनको किसी सिस्टम में नहीं लाया जाएगा। कुछ नंबर्स भी अनाउंस किए थे, डेस्क भी बना रहे थे, तो वो सब कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, एक्सेस नहीं है, क्या मसला है?
किससे रब्ता करें, वो एयरपोर्ट पर रब्ता करें, वो इश्तियाक साहब से रब्ता करें जो डीएनए कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, वो जिससे रब्ता कर रहे हैं हर बंदा एक नई बात बोलता है। वो कहते हैं सैंपल दे दो, सैंपल यकीन जाने रात को 3 बजे हम गाड़ी लेकर गए, उनकी फैमिली को उठाया है, लाके कराची यूनिवर्सिटी में उनका डीएनए कराया है। और ये भी बता दें, क्योंकि देखें आप मुख्तलिफ हादसात में आगे से आगे रहते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है कि कोई उनकी मदद करे, आप उनका ख्याल रखने के लिए पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे देर तक आप उन लोगों से कनेक्शंस में रहते हैं, उनसे राबिते में रहते हैं, अमलन बहुत कुछ करते हैं। ये बताइए, ये जो कोई हादसा हो जाता है ना, वो जिन पे गुजर रही है उनके लिए तो कर्ब है, लेकिन इसके असरात बहुत दिनों तक रहेंगे। वैसे भी लोग घबराते हैं सबसे, जहाज़ उनकी आंखों के सामने गिर गया। वो जो इलाके के लोग हैं ना, वो कितने अब खौफजदा है, वो कितने परेशान है, उनको कितना दुख है सबका। देखें, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं वो सारे लोग, और जिनके घर इसके अंदर मुतासिर हुए हैं, जिनके घर के लोग जल गए, वो जो लोग 80% जली हैं ख़वातीन, मुझे नहीं मालूम उनका क्या होगा आगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। घरों का फ्रंट लोगों का तबाह हो गया, कुछ के घर तकरीबन समझे गिराए जाएंगे। अब मैं कल गया था वहाँ पर, तो अभी मलबा वहाँ पर है उसी तरीके से, लेकिन पूरा लॉक किया हुआ है, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है। और जिनकी गाड़ियाँ ये सब कुछ जल गई, उनका तो मुझे मालूम नहीं कब क्या ऐलान होगा, लेकिन मैं इस वक्त तो यही मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि भाई आपकी टीमें इनके घरों पे कब पहुंचेंगी। जो लोग अपने बच्चों के साथ बैठे सिर्फ टीवी देख रहे हैं कि अब अगली खबर क्या आएगी हमारे बाप के लिए, हमारी भाई के लिए, हमारे 3 हमने दफना दिए घर के लोग, चौथा नहीं मिल रहा। अभी जो बच्चा यहाँ से आलियान, मैं कल भी उसके घर पे था, जब उसकी बॉडी दफनाई जा रही थी, तो उसके घर वाले रो रो के यही बोल रहे थे कि हमने इसके बच्चे के माँ बाप को परसों दफनाया, बच्चे को आज दफना रहे हैं, और इसकी बहन जो 7 साल की है उसका अब तक कुछ नहीं पता चल रहा। तो बात ये कि कोई एक नुमाइंदा तो होना चाहिए ना जो इस डिजास्टर पे बात करे उनकी फैमिली से कि भाई आपके प्यार है। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अब जब एक फैमिली अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रही, वो कह रही है यहाँ तो एकदम जले हुए गोश्त के बड़े बड़े पीसेस है, मैं इसमें कैसे शिनाख्त करूं डीएनए रिपोर्ट का? भाई आप उनको बोले जी हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है बगैर डीएनए के। आपने किस तरह आइडेंटिफाई कर लिया? उस लड़की के हाथ में घड़ी थी, सारी बॉडीज मैंने उस फैमिली के साथ चेक की, कितनी बॉडीज हम ढूंढते रहे रात भर। सही, ठीक। जफर साहब, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई अगर डेस्क का ऐलान किया गया लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा, ना अहली और कोताही शायद यहीं पर ही है। एक हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद जो लोगों की ज़िंदगियों में क़यामत बरपा हुई है, उसका तो कम अज़ कम अजाला कर लें, उसका तो कम अज़ कम इस तरीके से कोई हल निकालें कि प्यारों को उनकी डेड बॉडीज़ बेहतर तरीके से पहुँचे। एटलीस्ट वो ऐसे जो हैं रुलें तो ना। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि राशन के बैग्स काफ़ी सारे हैं। आप प्लीज़ ज़रा मुझे ये भी बताइएगा, इससे मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये तकसीम करने हैं। अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा सकें तो इससे मुतालिक थोड़ी सी डिटेल शेयर कीजिएगा। देखें, इस वक्त भी ये पोजीशन है यहाँ पर। हमारे यहाँ पिछले 75 डेज से नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है, और हम जो है अभी हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिखा रहे हैं लोगों को। देखें, आप देख सकती हैं आटे के ट्रक सुबह से उतर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जहाज़ की वजह से हादसे के 2 दिन सप्लाई डिस्टर्ब रही है, तो अब उसको सुबह से शुरू कर दिया गया है। हम तकरीबन रोज़ाना कई हज़ार बोरे निकाल लें, सैकड़ों गाड़ियां निकाल लें, और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। ये पहला स्कूल है, इसके बराबर वाला स्कूल भरा हुआ है, वहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं अभी सुबह से, और ये माल निकल रहा है नॉन स्टॉप। यही वजह है कि रात भर उन फैमिलीज के साथ है, सुबह से यहाँ पर है सब लोग, और कोशिश कर रहे हैं जो लोग मुतासरीन हैं, जो कम से कम भूख की वजह से जिनकी ईद बर्बाद हो रही है, यही पूछना था जफर भाई, यही पूछना था। क्योंकि देखिए, ये सानिहा तो हुआ, ये तो अभी की बात, बहुत दिन हमें याद भी रहेगी, लेकिन लोगों को रिलीफ के लिए कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, SOPs बनाने पड़े, ऐसे SOPs बनाने पड़े कि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज ना किया जाए कि वो बाहर आएँ, वो घर तक महदूद रहें, इसका इंतज़ाम किया गया। सबसे ज़्यादा मेहनत कश मुतासर हुए हैं, और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, कितना आपको स्टफ इकट्ठा करना पड़ता है, कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर उससे कितने लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा पाते हैं? वो जो बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ग़िज़ा, वो पहुँचा पाते हैं? देखिए, इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज़ायद बैग यहाँ तैयार हैं, जो आज रात तक नहीं तो कल दिन तक सारे निकल जाएंगे, और जो पीछे से दोबारा पैकिंग होगी वो इंशाल्लाह एक दिन में इतनी बैग तैयार हो जाएंगे। 24 आवर ये काम जारी है, और ये इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। एक दिन भी ऑपरेशन नहीं रोका है, बस ये जहाज के इंसिडेंट की वजह से सारे वॉलंटियर्स वहाँ लगे थे, सारी टीमें वहाँ लगी हुई थी। कोशिश ये कर रहे हैं, देखें, जिनके पेट में खाना नहीं है ना, उनको ना लाल कपड़ा पसंद आ रहा होगा, ना उन बच्चियों को अपनी सैंडल पसंद आ रही होगी, ना हाथ में चूड़ियां पसंद आ रही होंगी, उनके पेट में खाना ही नहीं है। वो अपनी माँ को बस यही बोल रहे होंगे, अम्मी जान खाना तो दे दे, माँ क्या करे। बाप को कितना प्रेशर ने इस बार जो कपड़े बांटे, आप मिडिल क्लास लोगों के घरों में देने पड़े हमें कपड़े। अल्लाह, जफर भाई ये बताइएगा
कि ये जो आप कह रहे हैं ना, एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन आप कर रहे हैं रिलीफ के लिए, लोगों की मदद के लिए, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, इसके लिए आपको पता होता है कि आप कितना स्टॉक इकट्ठा कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर आप भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि मैं आने वाले हफ्ते में क्या करूंगा, लोगों तक सामान कैसे पहुंचाऊंगा? देखिए, अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते तो शायद हम एक बोरा भी नहीं दे सकते थे। अभी मिलियंस ऑफ लोगों का राशन जेडीसी दे चुकी है। अगर मैं बोलूँ तो शायद 30-35 लाख अफराद का राशन यहाँ से निकल चुका है। मैं लेकिन कोई दावा नहीं करना चाहता, ये तो खुदा की तरफ से मदद मिल रही है, हम अपना हाथ रोक ही नहीं रहे। यहाँ अभी भी इस वक्त पोजीशन है कि आटा का एक बोरा रखने की जगह नहीं है। जैसे ही ये सामान निकलेगा दोबारा ट्रक उतरना शुरू हो जाएंगे, और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। हमने तो इसको रोक ही नहीं रहे। हमने तमाम इलाके के लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग दरखास्त दीजिए, गाड़ी लाइए, भरिए, ले जाइए, लाइए, दीजिए, ले जाइए। इस तरह से ये ऑपरेशन मुमकिन हो रहा है, वरना 30-35 हज़ार घरों पर राशन पहुंचाना कि मेरे जैसे इदारे के बस की बात नहीं है। सही। और जिस तरह से काम हो रहे हैं और जिस तरह से ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, यकीनन हमारी तो यही दुआ है कि कोई घर ऐसा ना हो जहां पर चूल्हा ना जले, जहां पर चूल्हा ठंडा रहे। अल्लाह करे कि हर घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और राशन के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बताया, वो यकीनन मुझे तो हैरान ही किया कि एशिया का सबसे बड़ा, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान जो है वो वैसे ही खैरात और सदकात करने में बहुत ज़्यादा आगे है, और सदकात और खैरात जो है वो शायद उसको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा ऊपर इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही वो चीज़ है जहाँ पर हमारी हुकूमत नाकाम हो जाती है तो वो काम आती है। वैसे भी ये जो बड़ा दिल है ना महक, इसका ताल्लुक जो है ना वो इंसान की जेब से नहीं होता, उसके दिल से होता है, उसके जज्बे से होता है। तो ज़फ़र भाई आप तो हमारे साथ हैं ही ना, लेकिन जहाँ जहाँ रिलीफ की बात होती है वहाँ ईदी फाउंडेशन का तस्करा ज़रूर आता है। आप हैं, ईदी का इदारा है, आप लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, और जब हम इंसानियत का तस्करा करें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को हम भूल नहीं सकते। हर मुश्किल में आगे बढ़ना, लोगों की मदद करना, ये वो हम सबको सिखा गए। कोई बेसहारा ईदी के लिए नहीं, वो सब के लिए सहारा है, सबके दोस्त, सबके बाबा। मुस्तहिक़ीन को न सिर्फ अपना दिल बल्कि पेट पालने का भी ज़िम्मा उन्होंने उठाया, उनकी फाउंडेशन ने। ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस हो या फिर ईदी सेंटर में परवरिश पाने वाले बच्चे, सब कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाता रहा है, अब भी ऐसे ही हो रहा है। ईदी साहब के इंतकाल के बाद इंसानियत की खिदमत का मिशन था, इसी को बढ़ाना था, तो ख़ुद को बिल्कुल कंटेंट रखा, अज़्म के साथ, हौसले के साथ। मम्मा ने, सब की मम्मा बिल्किस थी, उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, बढ़ा रही हैं, सबको सिखा रही हैं। लाइट है, रोशनी है वो। ईद का मौका है तो फिर इस त्यौहार पर भी उनको याद ना रखें, उनके काम को याद ना रखें, बात बनेगी नहीं। तो हम वेलकम करते हैं बिल्किस ईदी साहिबा आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मम्मा कैसी हैं आप सारे बच्चों की मम्मा हैं आप, तो मैं और महक भी आपको यही कहेंगे। ये बताइए पहले दिन ईद के क्या वालेकुम अस्सलाम बताए ना, ईद का पहला दिन कैसा रहा मम्मा? ईद का सारा दिन हमारा अच्छा नहीं गया। कल ईद लगती ही नहीं थी, ऐसा लगता था कि ईद का सारा दिन ऐसा लगता था जैसे कोई सोग हो गया है, सोग में बैठे हुए, मैयत में बैठे हुए। सही, ठीक। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बेसहारा बच्चों की माँ है आप, ईदी सेंटर में जो बच्चे परवरिश पा रहे हैं, उन बच्चों को, उन बच्चियों को आपने कितनी ईदी दी है और आपकी सरपरस्ती में उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ईदी तो दे आई मेरी बहू कल। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, फैसल की भी तबीयत खराब थी कल फैसल मेरे पास बैठा रहा और कहीं गया भी नहीं, और इसके टांगों में इतना दर्द था, वहां से जब से हादसे से आया है वापस इसके टांगों में बहुत दर्द है, और डॉक्टर ने इसको आराम करने का मशवरा दिया था। वो बेचारा सारी रात इमरजेंसी में लगा रहा। अल्लाह पाक इसको तंदुरुस्ती दे और है ना मुश्किल आसान करे, हम सबकी, हमारे पाकिस्तानियों की और तमाम इंसानों के ऊपर बुरा वक्त आया है। और ये भी बताइएगा कि ना देखें ये हादसा हुआ, वाकई आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल सोग ही का माहौल है, नहीं हो पा रही, खुशी नहीं मनाई जा रही। नया जोड़ा क्या पहने, अगर पुराना ही उठाकर पहन लें तब भी वो बात नहीं बन रही। मुझे ये बताएंगे आप कि जी मम्मा बोले। आप बात कर सकती हैं, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। मुझे आप बताएंगे कोरोना के लिए तो आप लोग काम कर ही रहे ना, तो वो भी तो एहतियात के साथ में कर रहे हैं इतने दिनों से। जी।
ठीक, तो जी जी बिल्कुल काम हो रहा है और मुस्तकिल काम हो ही रहा है, कभी भी हमारी गाड़ी रुकती नहीं है। सही, ठीक। तो ये भी जानना चाहेंगे कि इंतहाई सादगी से ईद मनाई जा रही है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं, हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, तैयारा क्रैश है, कोरोना, लॉकडाउन, तो इंतहाई सादगी से ईद मनाई है। इस दफ़ा गुज़श्ता ईदों की निस्बत आपने कितनी मुख्तलिफ समझा इस ईद को? क्या कहा आपने बेटा? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि गुज़श्ता ईदों की निस्बत इस ईद को कितना मुख्तलिफ समझा आपने? बिल्कुल ईद का मजा ही बिल्कुल किरकिरा हो गया। ऐसा लगता था कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया है। अल्लाह ना करे, मुश्किल वक्त में डाला हुआ है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करने वाला है। ये तो शहादत पे अल्लाह पाक ने इनको शहादत का मर्तबा दिया है। और ये बेचारे मासूम बच्चे और ये मियाँ बीवी जो भी इंसान मरे हैं, उनको अल्लाह पाक ने शहादत दी है इनको। इनका मर्तबा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा ये बताएं, पिछली ईदों पर आप लोगों से मिलने जाती थी या सबके सब आपसे मिलने आ जाते हैं? पिछली ईदों पर तो ऐसे ही कुछ रहा होगा, इस बार ऐसा नहीं है, आई नो, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। सेंटर पे 2 बजे के बाद चली जाती थी और फिर वहीं पर सब लोगों से मिलना और बात करना। मैं हमेशा 2 बजे यहाँ 1 बजे मेहमानों से, भाई बहनों से मिल के मैं सेंटरों पे चली जाती थी। कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मुझे रात सारी नींद नहीं आई थी ना, तो मेरी पेट में भी बहुत दर्द था, तो मैं कल नहीं जा सकी। मैंने अपने बहू और बच्चों को भेज दिया कि ईदी बांट के आओ, बच्चों को इंतजार कर रहे होंगे सब। तो मेरी बहू रात को 9 बजे आई फिर। अच्छा, और ये बताइए, क्योंकि आपके पास ना लोग मदद मांगने भी आते हैं, आपका हाथ बटाने के लिए भी आते हैं, लेकिन ये आजकल में जो लोग आपसे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो आंसू बहा भी रहे होते हैं, वो दुखी भी होते हैं। लोग आते हैं तो वो अपना दुख आपसे बांटते हैं ना, शेयर करते हैं, क्या कहते हैं? जी, लोग आपके पास लोग आते हैं, अपना मसला बताते हैं। और ये मसले जो हुए हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत है, अल्लाह पाक की तरफ से हुए हैं। और इनको अल्लाह पाक को दर्जा देने होंगे, तो अल्लाह पाक ने इनको दर्जा दे दिया, लेकिन घर वाले को दुखी ये लोग कर गए। तो आप तो आज भी ऐसी हैं कि हम सभी आपसे सीख रहे हैं, और जो सीखने की बात है ना, तो जो बाबा सिखा गए ना अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो तो वही दिखाई देता है आसपास। जफर अब्बास भी हमारे साथ है ना। जफर भाई, जो कुछ ईदी फाउंडेशन ने किया, जो कुछ अब्दुल सत्तार ईदी सिखा के गए, अब अम्मा हमारे साथ हैं, अल्लाह सलामत रखे। हमने जो कुछ आप लोगों से सीखा है, इन लोगों से सीखा है, हम उसे डिलीवर करने की कोशिश कर पा रहे हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्किस ईदी साहिबा हो, चाहे फैसल ईदी साहब हो, मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे यतीम खाने, ओल्ड एज होम और इतने आला में आ रहे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ऐसे लोग जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, उनके अपने घर में नहीं रख रहे होते, चाहे वो बाप हो चाहे सगे भाई, उनको अपने पास रखना, उनका इलाज मुआवजा करना, उनको वापस देना, गली सड़ी लाशें उठाना, खतरनाक से खतरनाक सूरत हाल में मुर्दों को गुस्ल देना, और बगैर किसी पैसे रुपए के। मुझे ऐसा कोई इदारा दुनिया में तो नजर नहीं आया। और हम भी ईदी फाउंडेशन को ही फॉलो कर रहे हैं, बड़े से बड़े सानियात में फैसल ईदी साहब के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त ये लोग पाकिस्तान का असासा है, और जो खिदमात ईदी साहब की हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ये ईदी साहब अगर कहीं और होते ना, तो शायद पता नहीं कितना प्रोटोकॉल होता है इनकी फैमिली के लिए, और इनके लिए क्या कुछ नहीं होता। और पूरी जिंदगी ईदी साहब की सादगी से, जिससे आप कह रहे हैं कि कहीं और होते, अगर इसी चीज को हम इस तरह से देख लें कि ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा शेल्टर है हमारे मुल्क में, अल्लाह ना करे कि अगर ये शेल्टर ना होता, और जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल को ईदी फाउंडेशन ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको फिर कौन कंट्रोल करता? वो आप किस तरह की वो सूरत हाल देख रहे हैं कि अगर ये शेल्टर ना होता तो फिर क्या होता? एक छोटी सी मिसाल है, अगर हम सुनते हैं चमन में कोई दहशतगर्दी तो आती है, सब पे ईदी फाउंडेशन लिखा होता है। हम सुनते हैं हरिपुर हजारा में कोई लैंड स्लाइडिंग हो गई, हमें एक ही एम्बुलेंस नजर आती है, उसका नाम है ईदी फाउंडेशन। तो बात यह है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर फैसल ईदी साहब परेशान हो गए, जी मेरे सेल्स टैक्स रिटर्न रुके हुए करोड़ों रुपए के, मेरी एम्बुलेंसेस कोर्ट पे फंसी हुई है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इन जैसे लोगों को तो हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए। इनको तो किसी भी मुश्किल में आप इनके सेंटर्स में तो जाएं, मैं तो इनके सेंटर्स में जाता रहता हूँ। जो जानवर जिनको लोग आवारा कुत्ते बोलते हैं, उन तक को अपने पास रख के खाना खिला रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मारो इनको जान से। अगर कोई जख्मी जानवर है तो उसका इलाज हो रहा है,
मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ, सब चीजें जानता हूँ। ये तो वो लोग हैं कि जिनको प्रोटोकॉल देना चाहिए। जिस तरह यही बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे, अगर इस वक्त बाहर होते तो वाकई प्रोटोकॉल मिलता, बहुत मिलता। यहाँ जिन लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है वो उनको मजीद चाहिए होता है और चाहिए होता है। अगर ईदी फाउंडेशन को, अब्दुल सत्तार ईदी को या अम्मा को या फिर फैसल ईदी को प्रोटोकॉल मिले, ये आपको वो लोग लगते हैं कि जिनको प्रोटोकॉल चाहिए होगा या जो इसको एंजॉय करेंगे? नहीं, प्रोटोकॉल में एंजॉय वाले प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो इनकी हुर्मत है, जो इनका तकद्दुस है, जो इनका एहतराम होना चाहिए। हजारों लाखों लोगों को लावारिस, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ओल्ड एज होम में कोई बुजुर्ग मर जाता है ना, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि अब इसकी फैमिली को ढूंढो किसी भी तरीके से, उनको बताओ। हम लाश ले जाके रखवाते हैं ईदी सेंटर में, फैसल भाई से रब्ता करते हैं, फैसल भाई 2 दिन रखो इस लाश को, 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, सारी टीमें दौड़ाते हैं, किसी भी तरीके से इसके वारिस को ढूंढो। फिर कोई भांजा भतीजा मिलता है, लाते हैं, उनको बोलते हैं ये भाई आपके बुजुर्ग थे, 6 साल से हमारे पास थे, अब इनका इंतकाल हो गया, इस बीमारी में थे, इस अस्पताल में एडमिट रहे, फिर उनकी तदफीन ईदी के कब्रिस्तान में हो रही है। ये भाई आप क्या, और कोई पैसा पाई नहीं लेते ये लोग, बेलॉस है। अगर जो कोफिन का बॉक्स ये 1200 और 1100 रुपए में लकड़ी का बना के दे रहे हैं ना, आप शहर में कहीं और से ले 10-10 हजार रुपए का लोग देते हैं। और अगर आप 1200 भी नहीं दे सकते तो इनका फ्री है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी अस्पताल की इमरजेंसी में ईदी का ड्राइवर जो है वो आने वाले मरीजों के लवाकिन को मार रहा है, पैसे दो, मैं 4 घंटे से खड़ा था। नहीं भाई, उतारी बॉडी गए। एक नाजमाबाद से आप कोरंगी चले जाइए, इनका ड्राइवर शायद 300-400 रुपए लेता है, वही दूसरी एम्बुलेंस कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, 1500 से 2000 रुपए ले लेगा। तो बात यह है कि हकीकी बुनियादों पर अगर फलाई काम पाकिस्तान में किसी इदारे ने सबसे बड़े पैमाने पे किया है बिला तफरीक रंग और नस्ल, तो वो ईदी फाउंडेशन है। ईदी फाउंडेशन है। और हम जिस सोसाइटी में हैं, आप लोग रेस्क्यू वर्कर्स से पहले पहुंच जाते हैं, उन टीम से बहुत पहले पहुंच जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में कार खैर करना ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। एक जुमला मुझे इस पर चाहिए आपका। आप लोग आसानी से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल आसानी नहीं है। आप यकीन जानिए, सियासी तंजीमों के सोशल मीडिया पेजेस से हमारे कत्ल के फतवे डल रहे हैं कि बंद करो इनका राशन, क्यों बांट रहे हो। मैं तो दंग हूँ तो भाई आपकी जिम्मेदारी थी बांटना, अगर आप मम्मा आप बांट रहे हैं तो आप। बिल्किस ईदी साहिबा, आप अभी आजकल आप लोगों को काम करने में, लोगों को हेल्प करने में मुश्किल होती है? जी बिल्कुल भी नहीं होती है। अल्लाह, सारे लोग तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। और 25-50 किलोमीटर पे प्रोग्राम बनाना का, एम्बुलेंस सेंटर बनाने का हाजी साहब का ये प्रोग्राम था कि जहाँ से भी फोन आए वहाँ के इससे से गाड़ियाँ निकल जाए। बहुत शुक्रिया बिल्किस ईदी साहिबा, आप हमारे साथ थी। आपको मम्मा जितनी बार बोलो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। जफर अब्बास साहब, आप हमारे साथ थे, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर शुक्रिया भी कम, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अपने प्रोमिनेंट सियासतदानों की भी बात कर लेते हैं। वापस सियासतदानों का जिक्र हो जाए कि वो ज़िंदगी या ईद कैसे गुजारे हैं और इस ईद पे उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें ज्वाइन किया है अब्बास शबीर ने, जो कि इस वक्त बाबर अवान साहब के घर पर मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि बाबर अवान वैसे तो कानूनी मामलात में काफ़ी उलझे रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन क्या करें, क्या वो भी कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे या फिर बताएंगे कि पर्सनली वो ईद कैसे गुजारते हैं। तो अब्बास बताइएगा किस तरह से बाबर अवान साहब ईद गुजारे हैं? शुक्रिया किरण और महक। ईद का दूसरा दिन है और आज मैं मारूफ कानूनदान बाबर अवान साहब के घर पर मौजूद हूँ, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एडवाइज़र हैं ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, और आपको ईद मुबारक। आज ईद डे के ऊपर आपको मैंने ज़हमत दी। बाबर साहब, मुल्क में कोरोना वायरस है, इत्तेहाल आपके सामने है। हुकूमती इक़दामात पर थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या समझते हैं कि जो कोविड-19 के हवाले से इमरान खान की हुकूमत इक़दामात कर रही है वो अप टू द मार्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्बास, और थैंक यू वेरी मच समा एंड द ऑनरेबल होस्ट सिटिंग व्हिच आई कांट सी। 2 चीज़ें पहले मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान के लिए ये ईद 73 साल में पहली दफ़ा हर साल 2 ईदें आती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली है। लोगों ने ईद की तो खुशी थी, लेकिन 2 सानहे ऐसे बड़े हुए कि इंसान का चले जाना दुनिया से और बेवक्त चले जाना और बज़ाहिर बिला वजह चले जाना, ये बहुत बड़ा सान्या होता है। पहला सान्या कोविड-19 में बेशुमार जाने गई हैं। दूसरा सान्या कराची, जिसमें अबाउट 100 पीपल वर देयर, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है।
और बहुत ट्रेंड लोग, जिस तरह यहाँ पे डॉक्टर्स गए, वहाँ पे हमारे एरोनॉटिकल और एविएशन के बहुत ट्रेंड लोग चले गए। पाकिस्तान में जो कोविड के हवाले से 3 यार्ड स्टिक्स हो सकती हैं कि जिस पे पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी, हुकूमत कामयाब हुई, नाकाम हुई, रियासती इक़दाम काफ़ी थे, नाकाफ़ी थे। पहला तो ये है कि इसका कंपैरिजन हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ करें, राइटली सो ज़रूर कीजिए। तरक्की याफ्ता मुल्क कोई एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे फूड चेन ना टूटी हो, यानी खाने पीने की चीज़ें मार्केट से गायब ना हुई हो। पाकिस्तान पे, आप सब पे, आपके सुनने वालों पे इससे बड़ा कोई करम नहीं हो सकता हम पे कि पाकिस्तान में ऐसा किसी जगह भी नहीं हुआ। और प्राइस कंट्रोल भी बड़ा इफेक्टिव रहा रिलेटिवली। कराची में कुछ इलाकों में कुछ दिन हुआ, लेकिन वो भी ठीक हो गया बाद अज़ां। इसलिए फूड चेन के हवाले से बहुत बड़ी हमारी मैनेजमेंट दुरुस्त रही है। दूसरा ये है कि लोग बात कर रहे होते हैं ना स्वीपिंग स्टेटमेंट, मैं बल्कि अपने इंटरनल किसी ग्रुप पे भी कह रहा था, बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है, मैंने कहा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, ये नाकाम हो गया, ये कामयाब हो गया ना कहें। स्पेसिफाई करके एरिया बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ। मैं आपको मसलन उसकी, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया का जिसके साथ, जहाँ से कोविड शुरू हुआ जिस मुल्क में उसके 2 बॉर्डर्स लगते थे, एक नहीं। एक बॉर्डर हमारा तफ्तान वाला था, दूसरा हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला था। अब जाहिर है कि बॉर्डर को तो उसने रोंद के रख दिया ना, बड़ी बड़ी सुपर ताकतों के बॉर्डर भी उसने तस्लीम नहीं किए कोविड-19 ने। तो जब वो पाकिस्तान इफेक्टेड एरियाज में से सबसे पहला, द फर्स्ट इमीडिएट नेबर कंट्री, तो वहाँ जो 12,000 के करीब कहते हैं लोग थे हमारे ईरान में, उनमें से 7,000 पुशे गए। तो कैसे हम दरवाजे 7 छोड़ दीजिए, 7 लोगों के लिए भी 1000 या 100 छोड़ दीजिए, ये उनका अपना मुल्क है। जिस तरह आपको राइट है, मुझे है, किसी बड़े ओहदेदार को है, उनको भी राइट था। वो मैनेजमेंट, उसको भी टेस्ट करने का यार्ड स्टिक ही है कि मिसाल के तौर पे वीडियोस ऐसी दिखाई गई सोशल मीडिया पे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी पिक की कि जी मुझे रोटी सही नहीं मिली। फिर जो दूसरा था कि पूरी SOPs के ऊपर अमल दरामद किया गया, जो जहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जनरली हुआ। आप इस घर में तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी आपको नज़र आया कि ठीक है, तो सारी जगह है। अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि पाकिस्तान देखिए जी खुल गया और ये हो गया, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए उस सिलसिले में उसकी यार्ड स्टिक है कि जो काउंट है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी, अल्लाह करे कोई भी ना मरे, वहाँ भी ना मरे, यहाँ भी ना मरे। और तो इसलिए डेथ काउंट के एतबार से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा। परसों 50 पे हम पहुँचे और फिर 30s में आ गए। तो इसलिए अल्लाह की ये मेहरबानी है, इज़हार तशक्कुर करना चाहिए, उसकी इनायत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीसरा ये था कि पाकिस्तान के पास तो पैसे कितने थे जब पाकिस्तान मिला इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मौजूदा गवर्नमेंट को, अभी 2 साल नहीं हुए, ट्रिलियंस में अमेरिका ने डॉलर्स में दिए और पाकिस्तान ने भी एशिया का बहुत बड़ा पैकेज दिया। 2 दिन पहले रमज़ान से, ईद से पहले चीनी के ऊपर एक बड़ी तारीखी रिपोर्ट आई जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वादा किया था कि उसको वो पब्लिक करेंगे। कितना मुश्किल फैसला था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा से कहते हैं कि बहुत बड़ा माफिया है इसमें इन्वॉल्व। कौन है जिसने मैं नहीं चक्की, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है उनकी आंखों में डूब जाता है। ये इतनी गहरी खाई थी, इसमें सारे डूबे। इसीलिए किसी हुक्मरान ने हिम्मत नहीं की। और फिर सबको पता था कि अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत सारे लोग शरीक हो सकते हैं। 2 बड़ी जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। एक पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से धमकी थी और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से धमकी। इससे बड़ी धमकी और किसी गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकती है जो स्लिम मेजॉरिटी के ऊपर खड़ी हो कि आप रहेंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन सब को भी टैप किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें धमकी भी शामिल थी। ये भी फैसला हुआ कि इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो मुलव्वस हैं चलाई जाएंगी। आप तो मारूफ कानूनदान हैं जी, क्या ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए या तहकीकाती इदारों के लिए
कि इसके बाद रिपोर्ट के बाद जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अक्रॉस द बोर्ड? 3 कार्रवाइयाँ बड़ी होंगी, मैं बता देता। ये पहली दफ़ा ही किसी ने सवाल किसी से पूछा। पहला तो ये है कि इसमें रिसीवेबल्स रिकवरेबल्स हैं। मिसाल के तौर पे धोखा हुआ किसान को, अरबों रुपए उसके नाम पे गए, 30% तक लोगों ने क्रशिंग वो दिखाई नहीं। गुड़ बनता है पाकिस्तान में 3.5 से 4.5% के, बाकी तो जाहिर है कहीं क्रश हुई कहीं गई। दूसरा, जो एक्सल लोड 20 मीट्रिक टन जिस ट्रक का था उस पे 65 से लेके 80 मीट्रिक टन तक दिखाई गई कि अफगानिस्तान गई। अफगानिस्तान में इतनी चीनी पहाड़ बनाने थे उन्होंने नए चीनी के। तो ये सारा जो कुछ भी हुआ, इसमें से जो रिसीवेबल्स हैं वो वापस लेके जिन लोगों को लूटा गया उनको वापस किए जाएंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। दूसरा, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी 2 किस्में होंगी। एक तो ये कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है उसने कोई गड़बड़ की है तो ऑर्डिनेंस के नीचे भी, कंपनी एक्ट के नीचे भी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। फिर FIA है, कुछ उसकी दायरा इख्तियार में जो देखा है मैंने, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ। और तीसरा फिर जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है उसके पास भी मुकदमात जाएंगे। ये ड्यूटी लगी है शहजाद अकबर साहब की कि वो ईद के बाद प्राइम मिनिस्टर को बाइफरकेट करके बताएंगे कि किस किस जगह क्या क्या बनता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये दूसरा इसका पहलू हो गया। इसका तीसरा पहलू फिर ये है कि इन कार्रवाइयों के ज़रिए से जिन इदारों ने कंप्लेसेंसी और ज़ाती मुलाजमों का किरदार, रियासत के मुलाजमों के बजाय लोगों के ज़ाती मुलाजमों का किरदार अदा किया है, उसमें कुछ नाम आए हुए हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। इदारे जब करेंगे शुरू तो कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं उसमें, और पॉलिटिकल नाम और बड़ी फैमिलीज, वो तो आपने देखा ही है। ये सारा होगा, क्यों नहीं होगा। चीनी रिपोर्ट के बाद और भी रिपोर्ट्स आएंगी? जी, चीनी रिपोर्ट्स के बाद और भी रिपोर्ट्स आएंगी। मसलन गंदम रिपोर्ट है, मसलन कर्जा रिपोर्ट है, और मसलन जो इंडिया से दवाइयाँ सैकड़ों मंगवाई गई, काबीना ने इजाज़त दी थी लाइफ सेविंग ड्रग्स की। तो 12 वो थी जिनकी इजाज़त थी, उनमें से मैंने देखा तो एक था सांप के कांटे का इलाज की वैक्सीन, दूसरा था कुत्ते के कांटे के इलाज। ये तो लाइफ सेविंग है एसेंशियली, लेकिन जो किया गया वो भी आएगा। और ये याद रखें कि जो सीमेंट के सेक्टर में भी कीमतों में जो इजाफा वो बहुत सख्त प्राइम मिनिस्टर नोटिस लिया, उसके ऊपर भी एक प्रोब भी चल रही है और एक गुफ्तगू भी चल रही है। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में महंगी बिजली है उसके ऊपर भी है। दवाइयों वाली आपने बात की, ये अचानक किस तरह मामला दवाइयों वाला इस इन बिटवीन ये सारा मामला शुरू हो गया? ये फिर आप देखिए ना, अहले नज़र बैठा हुआ है ना, जो नज़र रखता है हर चीज़ के ऊपर। वो बड़ी हैरान कुन सिस्टम है जिसमें से कुछ चीज़ बच के नहीं जा सकती इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, आपने ईद के दिन हमें वक्त दिया। नहीं, शुक्रिया आपका भी और आपके एंकर्स का भी, समा का भी। अब्बास से गुफ्तगू कर रहे थे बाबर अवान से, और बाबर अवान की गुफ्तगू सुन के यही लग रहा था कि उनकी जो ईद है वो भी थोड़ी कानूनी और थोड़ी सी सियासी गुजर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और मीठी ईद पर मीठी सी आवाज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथ कोयटा से कम उम्र गुलकारा उरूज फातिमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उरूज, कैसे हैं आप? ईद कैसे गुजरी है? कितनी ईदी मिली अभी तक आपको? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो बताए ना, खामोश सी हो गई आप। खैर मुबारक। नया जोड़ा पहना है जी, या फिर जो सबसे अच्छा जोड़ा था वो निकाल के वो पहना है? क्योंकि शॉपिंग तो बहुत मुश्किल थी इस बार। न्यू है। अच्छा, बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है। कितनी ईदी मिली? ईदी मिली है, लेकिन लोगों के घर इतना गए नहीं है तो पहले से कम मिली। जिस तरह पिछली बार मिलती थी उतनी नहीं मिली। ये जो आपका ईदी इकट्ठा करने का शौक है ना, ये तो मुझे नजर आ रहा है। कोई है कोई छोटा बच्चा आसपास में जिसको आपने सोचा हो कि मैं ईदी दूं? मैं ईदी मतलब भाई ईदी सिर्फ लेनी नहीं होती, किसी न किसी को देनी भी होती है। कोई तलाश करके मैं तो छोटी हूँ ना, मुझे ईदी मिलनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये बताइए कि अब देखिए ना, ये ईद तो हमारी बहुत सारी एहतियात के साथ,
लेकिन जो आपकी इससे पहले की ईद रही उनमें आपका क्या मामूल रहता था? आपको किनके यहाँ जाना का सबसे ज़्यादा शौक था या किनका आप इंतज़ार करती थी कि ये आए तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हो घर पर? देखिए, इस बार की जो ईद है वो पहली ईदों से बहुत डिफरेंट है। मतलब पहली ईदों में हम लोग पार्क जाया करते थे या हमसायों के घर या रिश्तेदारों के घर, कजन्स के घर, लेकिन अब वो नहीं है। अभी घर में ही बस बैठ के तैयार होकर। अच्छा, तो घर में कोई दावत का एहतमाम हुआ? कोई घर में आया? अगर आप किसी के घर नहीं गई तो आपके घर कोई आया? जी बिल्कुल आए हैं। आते हैं लोग। ईदी एक मिशन लग रहा है रूज का। जी। और मुझे ये भी बताएं ना कि आपने कुछ घर वालों का हाथ बटाया किचन में जाके? कुछ बनाया आपने? खुद भी कुछ कुकिंग की थोड़ी बहुत क्या? या शौक है नहीं है? शौक तो है, लेकिन मेरी ये बात है ना कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ वो खराब हो जाता है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ खाने का शौक है। इसलिए मैं नहीं बनाती है। खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं। खाने का शौक है बस। खाने का। फेवरेट क्या है? जी, फेवरेट क्या है? पसंदीदा ईद के लिए? बिरयानी। बिरयानी बस कौमी डिश है। अच्छा, वैसे ये सबको अच्छी लगती है। जिनको कुछ पकाना नहीं आता वो खाना बहुत अच्छा खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा उरोज, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी आपकी आवाज़ ने। कि कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली गैदरिंग हो और वहाँ पर आपको एक आ जाए कि उरोज गाना सुना दो और जो गैदरिंग है उसको 4 चांद लगा दो? बिल्कुल, बहुत दफ़ा हुआ है। जब भी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हुई है या कजन्स के साथ तो ज़रूर गाया है। और थोड़ा सा गुनगुना दे जिसकी फरमाइश सबसे ज्यादा की जाती हो। मतलब हर गाने की जिसको जो गाना सुनना होता है, अगर मुझे आता होता है सुना देती हूँ। बस सुना दे, आज भी कुछ हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, सुना देती हूँ। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ उड़ जाती है। देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी कहानियाँ, हर दिन कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना भी नहीं। हर दिन कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। रात अंधेरे में छुप रहे थे, तुम एक सवेरा सही। ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे। प्यार को अपने ढांप रहे थे, पड़े कोई सहारा मिला ना, क्या करे। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक यू। क्या साज, क्या आवाज़, बस जल तरंग था, बजे चला जा रहा था। सिलसिला वैसे रुकना नहीं चाहिए। एक और गाना प्लीज, लैला लैला प्लीज। लैला लैला। प्लीज नाउ। ओके, थैंक यू। लैला 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 बितर बरान सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला 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 बितर बरान सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला।
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा उरूज, खुश रहिए, आमद रहिए, रियाज करती रहिए। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा अंदाज। और इस तरह के गाने जो है ना वो सुन के आप झूमने में मजबूर हो जाते हैं। मैंने देखा। आगे बढ़ते हैं और सियासी रहनुमा की दफ़ा फिर से बात करते हैं कि हमारे सियासतदान ईद के साथ से गुजारे हैं। इस दफ़ा हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा भाई बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ईद मुबारक, और ये बताएं कि ईद कैसे गुजरी है और अब तक क्या खाया पिया? जी खैर मुबारक आपको भी और तमाम आपके देखने सुनने वालों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद बड़ी ही आई थिंक लाइफ की बिल्कुल मुनफरिद ईद है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में कोरोना वायरस की एक वबा है। अब में चूँकि वैसे ही गरीब मुल्क हैं तो हमारे यहाँ वैसे गुरबत ज़्यादा है, और इस रमज़ान और ईद के त्यौहार में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अजीब सा सीन हो जाता है कि जहाँ पर कोशिश ये होती है कि हर आदमी खुशियाँ मनाए, हर घर वाले अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएं। तो हमारी भी ये ईद बहुत अच्छी है इस हवाले से कि अल्लाह ने बहुत करम किया कि हमें ज़रिया बनाया बहुत सारे घरों में खुशियाँ बांटने के हवाले से, और बहुत सारे घरों में खुशियाँ बटी हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारा क्रेडिट देता हूँ अपने कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को, पूरे रमज़ान भर में और इसके ईद के दौरान भी। तो इस हवाले से ये ईद बहुत अच्छी है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमने शायद इससे ज़्यादा खुशी कभी महसूस की हो किसी ईद में। ऑल्दो कि अपने लिए तो इंसान सब कुछ करता है, हमेशा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन दूसरों को खुशियाँ देकर, और वो खैर हम क्या दे सकते हैं, अल्लाह ज़रिया बनाता है, अल्लाह ने करवाया सारा, और दूसरों को खुश करके ख़ुद खुश होना, तो मैं समझता हूँ कि ईद इस हवाले से बहुत मुनफरिद है। और मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम कराची वालों को, सिंध वालों को, पाकिस्तान वालों को, कि आपको ये मुनफरिद ईद जो है वो बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको आपके मसाइल कम करे, हल करे, और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। वाह मुस्तफ़ा कमाल साहब, सच्ची खुशी क्या होती है ये तो आप हमें बता रहे हैं। सच्ची खुशी मिलती है अगर फेवरेट डिश आपके सामने आ जाए। तो मुझे ये बताइए, ईद पर नाश्ते में पसंद क्या, ख़ास तौर पर वो कौन से पकवान हैं जिनकी आप फरमाइश करते हैं, ख़ास डिशेस कुछ? सवैयाँ तो बनती हैं, फिर कुछ जो है वो मीठे के साथ कुछ नमकीन का जो है वो रहता है, तो शामी कबाब वग़ैरह और हलवा पूरी का नाश्ता सुबह हो जाता है, कीमा बन जाता है उसके साथ साथ। तो हमारे यहाँ तो अभी ये हुआ है सुबह। ठीक, मुस्तफ़ा भाई हमने ये भी सुना कि आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, खुश खुराक तो आप है जैसे आप बता रहे हैं, यानी खाते भी बहुत अच्छा है, पकाते भी बहुत अच्छा है। तो घर वालों के लिए कुछ पकाने का इरादा है? मैं बनाता था, और जब मैं स्टूडेंट था मैं बनाता था खाना हॉस्टल लाइफ में, बाहर जब रह रहे थे तो बहुत दिन हो गए खाना बनाए हुए, लेकिन मैं बनाऊँगा तो मुझे आई कैन बेट कि मैं अपनी वाइफ से तो अच्छा ही बना लूँगा। कढ़ाई कम से कम मैं अच्छी बना लूँगा, सारी डिशेस नहीं, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन ये कि चूँकि वो मुनफरिद होगी वो चीज़, घर वालों के हाथों का खाना खाते खाते यूज्ड हो जाता है, तो अगर हमारे खाने में कोई कमी भी होगी तो शायद वो अच्छी लगेगी, इसलिए कि वो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। तो बट मैंने अभी तक कोशिश नहीं की और प्लान भी नहीं किया। लेट्स सी कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा ज़रा ये तो बताइए, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को बड़ा तजस्सुस होता है कि क्या उन्हें भी ईदी मिलती है? मुस्तफ़ा कमाल को किससे और कितनी ईदी मिलती है? इसको तो जो सीक्रेट रहने दें इस वाली बात को। मैं खैर कहाँ किसी को ईदी दे सकता हूँ, बट इस वाली बात को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुझ तक ही रहे। ठीक, तो मुस्तफ़ा भाई इस ईद पर सियासतदानों को, अवाम को, कौम को नए दिन के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे आप? मुस्तफ़ा कमाल को ईदी देने वाले बेचारे जो है वो रहे नहीं इस दुनिया में, अम्मी अब्बू रहे नहीं, और जो है वो हाँ मेरी एक आंटी हैं, वो मुझे देती हैं, वो मुझ तक पहुँचती नहीं हुई थी। वैसे मैं पूछूंगा, बच्चों के हवाले होती है, वो वहीं बीच में गायब हो जाता है और हो जाती चीज़ें। फिर मेरे अंकल्स हैं दो मेरे, तो वो बाहर हैं मुल्क से, तो वो उनकी ईदी आती नहीं है यहाँ पे। उनको देना चाहिए मुझे ईदी, वैसे उन्हें मुझे देना चाहिए ईदी एनीवे, लेकिन ये कि उनकी ईदियाँ आती नहीं हैं। तो ऐसा जो है वो हम ही बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए।
साहब, शमन PSP, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। ईद मुबारक जनाब। तो रहनुमा MQM आमिर खान साहब भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। ईद मुबारक जनाब। ईद किस तरह मनाते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं, आज दिन भर में क्या करेंगे वो बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो आप दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आम तौर पे ईद ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन इस साल की ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, चूँकि कोरोना की वबा तकरीबन कोई 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया पूरे मुल्क में फैली हुई है। इस वजह से थोड़ी सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी। आम तौर पे ईद पे होता है कि नमाज़ पढ़ के पहले शोहदा के घरों पे और शोहदा कब्रिस्तान का विज़िट होता है, और उसके बाद बहादुराबाद मरकज़ ऑफिस के ऊपर बैठ के जो साथी आते हैं उनसे ईद की मुलाकातें करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने घरों पर आकर अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त ईद का गुजारते हैं। इस साल थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है, चूँकि कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है तो शायद घरों पे उस तरह ना जा सकें, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे जिस हद तक मुमकिन है। शोहदा कब्रिस्तान लाजमी जाएंगे और फातिहा ख्वानी भी करेंगे, और उसके बाद फिर अपने दोस्त अहबाब से मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह। ठीक, आमिर साहब, हर साल ईदी देने पर कितने पैसे जाते हैं आपके, और इस बार आपने अपनी जेब में कितने पैसे रखे हैं ईदी के लिए? ईदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जब छोटे थे तो हमें भी ईदी बहुत मिलती थी, लेकिन अब बच्चे हैं, भाई की फैमिली है, छोटे भाई की फैमिली है, इस तरह फैमिलीज़ के बच्चे जो है वो ईदी की फरमाइश करते हैं। और आजकल के दौर में अगर किसी को 100 रुपये दो तो वो समझता है कि 100 रुपये की कोई हैसियत नहीं है, तो कम अज़ कम भी 1000-2000 रुपये से कम पे तो कोई राज़ी होता ही नहीं है। तो वो अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं ईद के ऊपर बच्चों को। बच्चे ही ज़्यादातर ईदी मांगते हैं, और दरअसल होती भी ईद उन्हीं की है, खुशियाँ भी उन्हीं की होती हैं। हम लोग सब अपनी ज़िंदगी के झमेलों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अब हमें उतना एहसास भी नहीं होता। हाँ, रमज़ान के अख्तिताम पर जो रमज़ान के बाद अख्तिताम पर जो एक खुशी होती है ईद की, वो अपनी जगह है, बिल्कुल उस तरह मनाई जाती है, लेकिन असल ईद बच्चों की ही होती है, और अच्छी खासी ईदी ले लेते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी नए कपड़ों का तो इंतज़ार सबको होता है ना, उसकी तैयारी तो होती है। तो ये बताइएगा इस दफ़ा पिछली ईदों से कितनी मुख्तलिफ, और वैसे आपको ईद पर किस तरह का लिबास पहनने का शौक़ है, क्या एहतमाम करते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा हम अपनी कल्चरल रिवायात के मुताबिक कोशिश करते हैं कि ईद के ऊपर उस तरह के लिबास पहने, और पजामा कुर्ता पहनने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा कल्चर है। इसी तरह हमारे जो घर की बच्चियां हैं वो गरारा उनके लिए हम गरारे बनाते हैं कि वो गरारा पहने, और बाकी जो नौजवान नस्ल है वो उनकी अपनी सवाबदीद पे है कि भाई वो शलवार कमीज़ पहने, पैंट शर्ट पहने, जो उनका दिल चाहे वो पहने। पिछली ईदों के मुकाबले में इस दफ़ा ज़ाहिर है कि ख़रीदारी कम है काफ़ी हद तक, और सब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरतमंदों को ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनकी खिदमत कर सकें, उनके लिए अपनी जेब से जितना हम बचा कर उनके लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए इस ईद पर कपड़े अगर जहाँ 4 बनते थे वहाँ इस ईद के ऊपर 2 बन रहे हैं, और बच्चों को भी इस बात का एहसास है, तो उन्होंने भी ज़्यादा फरमाइशें नहीं की हैं इस ईद के ऊपर। ठीक है, आमिर खान साहब, जिससे आप लिबास के हवाले से बात करते हुए बता रहे हैं कि कल्चर को मद्देनज़र रखा जाता है, तो खाना जब घर पर पकता है तो खाने में कल्चर को कितना फॉलो किया जाता है? क्या ज़्यादा अच्छा बनता है घर में, क्या स्पेशल बनता है, और आप खुद किस पकवान के ज़्यादा शौकीन हैं? अब घर में मेरे जो हमारे यहाँ आम तौर पे हर ईद के ऊपर बनता है वो 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें दही बड़े होते हैं जो मूंग की दाल और माश की दाल के होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके साथ साथ शीर खुरमा जो है वो बहुत शौक़ से खाता हूँ, तो वो बेगम ज़रूर बनाती हैं। और खाने में मटन पुलाव और कबाब लाजमी हर ईद के ऊपर हमारे घरों में ये डिशेस ज़रूर बनती हैं, और इसकी हम लोग फरमाइश भी करते हैं। शीर खुरमा की मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद फरमाइश करता हूँ कि वो लाजमी बनाया जाए। क्या मेन्यू है, दिल चाह गया ये सब कुछ मिले फौरी मिले। अच्छा, ये बताइए कारकुनों से मुलाकात का क्या शेड्यूल तय किया है, और फिर क्या उन्हें भी ईदी देते हैं आप? ईदी उन कारकुनान की एक तो तादाद इतनी ज़्यादा है MQM के, तो अगर हम सबको ईदी देने लग जाएं तो शायद हमारे
दायरे इख्तियार से ही बाहर हो जाएं चीज़ें। पहले ही हथियार डाल दिए कुछ कारकुन ऐसे होते हैं जो आके जो है मोहब्बत में ज़िद करते हैं कि भाई हमें चाहे आप 10 रुपए दें, हमें ईदी चाहिए, तो वो साथी ले लेते हैं। बाकी हम लोग जो है वो नमाज के बाद, जैसे मैंने अर्ज़ की कि नमाज के बाद शुहदा कब्रिस्तान और शुहदा की फैमिलीज़ के घरों पर विज़िट करने के बाद फिर हम ऑफिस आ जाते हैं अपने, और फिर वहाँ पर जो राब्ता कमेटी और उसके नीचे के जितने शोबा जात हैं या जो कारकुनान हैं वो बहादुराबाद ही 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। 3 दिन तक साथी आते रहते हैं वहाँ पर, और उनसे ईद की मुलाकात होती है और उनकी मिठाई से उनकी तवाज़ो की जाती है, चाय का एहतमाम होता है। तो इस तरह हमारे ये 3 दिन ईद के गुजर जाते हैं। ठीक, तो आमिर खान साहब, आपको किससे ईदी मिलती है और आखिरी दफ़ा कितनी ईदी मिली थी? ईदी बचपन में मिलती थी, अब तो मेरे एक ही बड़े भाई हैं, तो ज़िद करके मैं उनसे कहता हूँ कि भाई चाहे 100 रुपये दें, आप मुझे ईदी दें, ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा कोई बड़ा मेरे सर पर मौजूद है। तो अब इस उम्र में आके ईदी हमें तो नहीं मिलती, अलबत्ता बच्चे फरमाइश करते हैं और भाई से ईदी लेता हूँ, मैं ख़ुद मांग के लेता हूँ ईदी। तो आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे जनाब, हमारे मेहमान, बहुत शुक्रिया आपने हमको वक्त दिया। तो भाई हमें अब इजाज़त लेनी ही पड़ेगी आपसे, तो अगले शो की बात होगी अगले शो में। ये तो था ईद पर हमारा खुसूसी शो, तो इसको तो आपने देख ही लिया है, आगे आप हमारा इंतज़ार कीजिए। हम इजाज़त ले लें जी? बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें। तो आपसे इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।